मेरे पापा को छोड़ दो और वो तुम्हें जल्दी रिटायर कर देंगे। छोटी बच्ची अदालत के बीच में चिल्लाई। ठहाके गूंज उठे। एक लकवाग्रस्त जज, एक मासूम लड़की, एक पिता जिस पर झूठा आरोप लगाया गया था। किसी को नहीं पता था कि ये शब्द सब कुछ बदल देंगे, और जो अकल्पनीय था वो होने वाला था। सुप्रीम कोर्ट के कोर्टरूम में पूरी तरह से सन्नाटा था जब आन्या ने अपनी पूरी ताकत से दोहरे दरवाजों को धक्का दिया। चरमराने की आवाज एक आह्वान की तरह गूंजी। 200 जोड़ी आंखें प्रवेश द्वार की ओर मुड़ गईं, जहां एक छोटी लड़की, जिसकी स्कूल की वर्दी सिकुड़ी हुई थी और गालों पर आंसुओं के सूखे निशान थे, जज के मंच की ओर दृढ़ कदमों से बढ़ रही थी। अदालत में व्यवस्था बनाए रखें। जज अरुण खन्ना ने लकड़ी का हथौड़ा मेज पर जोर से मारा। जब वो आगे की ओर झुके तो उनकी व्हीलचेयर से हल्की चरमराने की आवाज आई। दशकों की अदालती कार्यवाही के बाद उनकी भूरी आंखें उस नन्ही घुसपैठिया पर टिक गईं। एक नाबालिग को अदालत में आने की इजाजत किसने दी? किसी ने जवाब नहीं दिया। सुरक्षाकर्मी उलझन में एक दूसरे को देखने लगे। आन्या इतनी तेजी से दौड़ी थी कि वे उसे रोक पाते। उससे पहले ही वो मेटल डिटेक्टर से निकल गई थी। मेरे पापा निर्दोष हैं। आन्या की आवाज ने आसमान से गिरी बिजली की तरह सारे नियम तोड़ दिए। यहां हर कोई ये जानता है, लेकिन कोई भी सच नहीं सुनना चाहता। कमरे में फुसफुसाहट फैल गई। पत्रकारों ने अपने कैमरे उठा लिए। दर्शक दीर्घा में बैठे लोग कानाफूसी करने लगे। कटघरे में डॉक्टर विक्रम सिंह ने अचानक अपना सिर उठाया। उनकी आंखें अपनी बेटी से मिलीं। उनका चेहरा मुरझाया हुआ था। कुछ दिनों की बढ़ी हुई दाढ़ी और हफ्तों की नींद की कमी से आंखों के नीचे काले घेरे थे। आन्या, मत करो, वो हताशा में फुसफुसाया। उठने की कोशिश की, लेकिन बेंच की रखवाली कर रहे अधिकारियों ने उसे रोक लिया। अभियोजक राजीव शर्मा तुरंत खड़े हो गए, नाटकीय ढंग से अपनी टाई ठीक करते हुए। माननीय न्यायाधीश, ये पूरी तरह से प्रक्रिया के खिलाफ है। ये लड़की कार्रवाई में बाधा डाल रही है। मेरा सुझाव है कि इसे तुरंत बाहर निकाल दिया जाए। और आप झूठे हैं। आन्या अभियोजक की ओर मुड़ी। उसकी नन्ही उंगली बिना किसी डर के सीधे उस पर उठी। आप जानते हैं कि मेरे पापा ने किसी को नहीं मारा। आपने सबूत बदल दिए हैं। पूरा कोर्टरूम भड़क उठा। जज का हथौड़ा 1, 2, 3 बार गिरा। शांत। सुरक्षा, इस लड़की को यहां से तुरंत बाहर निकालो। 2 सुरक्षाकर्मी आन्या की ओर बढ़े, लेकिन वो तेज थी। वो सीधे जज के मंच की ओर भागी, उन हाथों से बचते हुए जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उसका छोटा शरीर एक दृढ़ परछाई की तरह वकीलों की मेजों के पास से गुजरा। सर, मेरे पापा ने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को बचाया है। जैसे ही नए आंसू उसके गालों पर लुढ़के, उसके मुंह से सिसकियां निकलीं। वो सिटी जनरल अस्पताल के सबसे अच्छे सर्जन हैं। वो बच्चों का मुफ्त में ऑपरेशन करते हैं, सबकी मदद करते हैं। लड़की, समझो कि ये न्याय का दरबार है। जज खन्ना ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर गिटार व्हीलचेयर के आर्म रेस्ट को कसकर पकड़े हुए। भावनाएं सच को नहीं बदल सकती। तुम्हारे पिता पर चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप है, जिससे एक मरीज की मौत हो गई। सबूत गढ़े गए हैं। आन्या आखिरकार मंच के सामने पहुंच गई, इतनी करीब कि वो जज के हाथों पर उभरी नसें देख सकती थी। और आप ये जानते हैं, इस अदालत में हर कोई ये जानता है। डॉक्टर विक्रम ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उनकी बेटी सावेगी हरकत से भविष्य में किसी भी अपील की संभावना को नष्ट कर रही थी। उनकी वकील प्रिया मेनन चिंता के साथ खड़ी हुई। माननीय न्यायाधीश, मैं अपने मुवक्किल की ओर से माफी मांगती हूं। लड़की स्पष्ट रूप से मानसिक आघात में है। वो सच कह रही है। दर्शक दीर्घा से एक बूढ़ी आवाज आई। एक बूढ़ी औरत छड़ी के सहारे खड़ी हुई। मैं उस रात अस्पताल में थी जब ये घटना हुई। डॉक्टर विक्रम ने उस आदमी को बचाने की पूरी कोशिश की। आप तुरंत बैठ जाइए, वरना आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, जज ने आदेश दिया। लेकिन दूसरे लोग खड़े होने लगे। पहले 1, फिर 3, फिर दर्शक दीर्घा में 8 लोग। मेरा बेटा डॉक्टर विक्रम की वजह से जिंदा है। उन्होंने मेरी पत्नी का बिना एक पैसा लिए ऑपरेशन किया। वो आदमी एक हीरो है, अपराधी नहीं। हथौड़ा जोर से गिरा। सुरक्षाकर्मी दर्शक दीर्घा की ओर भागे, क्योंकि कोर्टरूम में अराजकता फैल गई। हंगामे के बीच आन्या ने मौका लपक लिया। किसी के रोकने से पहले ही वो मंच की सीढ़ियों पर चढ़ गई और जज खन्ना की व्हीलचेयर के ठीक सामने खड़ी हो गई। माननीय न्यायाधीश, उसकी आवाज अब धीमी थी, लेकिन हर शब्द हवा को चाकू की तरह काट रहा था। मेरी मां कई साल पहले मर गईं। मेरे पापा ही मेरे सब कुछ हैं। अगर आप आज उन्हें दोषी ठहराते हैं, तो आप एक निर्दोष परिवार को नष्ट कर देंगे। श्री खन्ना ने अपने सामने लड़की को देखा।
एक पल के लिए उनकी भूरी आंखों में कुछ चमका, कुछ दर्द जैसा या शायद पहचान जैसा, लेकिन उनका चेहरा फिर से कठोर हो गया। लड़की, न्याय भावनाओं पर आधारित नहीं है, ये तथ्यों और सबूतों पर आधारित है, और तुम्हारे पिता के खिलाफ सबूत हैं। सबूत? आन्या ने उसे बीच में ही टोक दिया। उसकी आवाज फिर से ऊंची हो गई। आप सबूत की बात तब करते हैं जब आपके अपने बेटे को मेरे पापा ने बचाया था। पूरा कोर्टरूम जम सा गया। कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई हरकत नहीं। सभी की निगाहें जज पर थीं। जिनकी चेहरे का भाव नाटकीय रूप से बदल गया था। आर्मरेस्ट को कसकर पकड़ने से उनकी उंगलियों के पोर सफेद हो गए थे। क्या? तुमने अभी क्या कहा? उसकी आवाज एक फुसफुसाहट की तरह कर्कश थी। आपके बेटे सर। आन्या ने अपनी वर्दी की जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। कई साल पहले जब वो छोटा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया था। डॉक्टरों ने कहा कि वो नहीं बचेगा, लेकिन मेरे पापा ने 11 घंटे तक उसका ऑपरेशन किया, बिना रुके, बिना हार माने। उसकी जान बचाई। अभियोजक शर्मा का चेहरा पीला पड़ गया। वकील मेनन ने बड़ी बड़ी आंखों से आन्या को देखा। उन्हें नहीं पता था कि लड़की को ये जानकारी कहां से मिली। कटघरे से डॉक्टर विक्रम ने अपना सिर हिलाया, ये जानते हुए कि उनकी बेटी ने एक खतरनाक रेखा पार कर ली है। इसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, जज हकलाया, लेकिन उसकी आवाज में सारा अधिकार खो गया था। मैं नहीं कर सकता। मैं कैसे नहीं कर सकता? आन्या ने एक और कदम आगे बढ़ाया। आप निष्पक्ष नहीं हो सकते। आप ईमानदारी से सबूतों को नहीं देख सकते। आप वहां उस आदमी पर मुकदमा चलाने के लिए बैठे हैं जिसने आपको आपका बेटा वापस दिया, और अब आप उसे उस काम के लिए दोषी ठहराने जा रहे हैं जो उसने किया ही नहीं। लड़की रुक गई। जज खन्ना ने अपना हाथ उठाया। उनका चेहरा लाल हो गया था। तुम अदालत की अवमानना कर रही हो, सुरक्षा। लेकिन आन्या रुकने के लिए बहुत आगे निकल चुकी थी। उसके युवा दिमाग में इस आदमी को समझाने का केवल एक ही तरीका था। एक तरीका उस उदासीनता की दीवार को तोड़ने का जो शक्तिशाली और कमजोर को अलग करती है। उसने व्हीलचेयर को देखा, जज की आंखों में देखा, और फिर वे शब्द कहे जो सब कुछ बदल देंगे। मेरे पापा को छोड़ दो और वो तुम्हें जल्दी रिटायर कर देंगे। उसके बाद का सन्नाटा इतना घना था कि उसे चाकू से काटा जा सकता था। फिर जैसे किसी ने बाढ़ का दरवाजा खोल दिया हो। पूरे कोर्टरूम में हंसी फूट पड़ी। वकील हंसे, पत्रकार हंसे, जनता हंसी। यहां तक कि सुरक्षा कर्मियों ने भी अविश्वास भरी मुस्कान का आदान प्रदान किया। एक छोटी लड़की ने अभी अभी एक ऐसे आदमी को खड़ा करने का वादा किया था जो सालों से लकवाग्रस्त था। ये बेतुका था, ये बचकाना था, ये असंभव था। सुना तुमने? एक पत्रकार ने हंसी के बीच अपने सहयोगी से फुसफुसाया, वो जज को चलाएगी, ये पहले पन्ने की खबर है। बेचारी नन्ही जान, वो हताश है। दर्शक दीर्घा में एक महिला ने टिप्पणी की। अभियोजक शर्मा ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। सर, मुझे लगता है कि ये दृश्य प्रतिवादी के परिवार पर छाई अस्थिर मानसिक स्थिति को पूरी तरह से साबित करता है। मैं सजा सुनाते समय इस पर विचार करने का सुझाव देता हूं। यहां तक कि वकील मेनन ने भी निराशा में अपनी आंखें बंद कर लीं। उनका मामला जो पहले से ही कमजोर था, अब अदालत की नजरों में एक मजाक बन गया था। लेकिन आन्या पीछे नहीं हटी, रोई नहीं, अपना सिर नहीं झुकाया। आप लोग विश्वास नहीं करते, उसने बस इतना कहा, सीधे जज खन्ना की आंखों में देखते हुए। सब लोग हंस रहे हैं। लेकिन मैं एक बात जानती हूं जो आप लोग नहीं जानते। और वो क्या है लड़की? जज ने थकी हुई आवाज में पूछा। उनका धैर्य खत्म हो रहा था। तुम ऐसा क्या जानती हो जो हम सब इतने सालों के अनुभव के साथ नहीं जानते? आन्या आगे की ओर झुकी, इतनी करीब कि केवल जज ही स्पष्ट रूप से सुन सके। मैं जानती हूं कि आप चल सकते हैं। शब्द एक मूक बम की तरह गिरे। जज खन्ना का चेहरा बदल गया, उनकी त्वचा से सारा रंग उड़ गया। उनके हाथ स्पष्ट रूप से कांपने लगे, उनकी आंखें सदमे भय और कुछ और के मिश्रण से चौड़ी हो गईं, कुछ शुद्ध आतंक जैसा। तुमने क्या कहा? उनकी फुसफुसाहट लगभग सुनाई नहीं दे रही थी। आप चल सकते हैं, आन्या ने दोहराया, इस बार इतनी जोर से कि पास के वकील सुन सकें। और मैं ये साबित कर सकती हूं। कोर्ट रूम, जो कुछ पल पहले हंसी से गूंज रहा था, अब पूरी तरह से चुप था। लड़की की आवाज में कुछ था, जज की प्रतिक्रिया में कुछ था, जिसने माहौल को पूरी तरह से बदल दिया था। अभियोजक शर्मा उछल पड़े। सर, ये हास्यास्पद है। लड़की निराधार आरोप लगा रही है। मैं उसे बाहर निकालने और अवमानना के लिए कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं।
लेकिन जज खन्ना ने कोई जवाब नहीं दिया। वो आन्या को ऐसे घूर रहे थे जैसे कोई भूत देख रहे हों। उनके होठ बिना आवाज किए हिल रहे थे। उनके माथे पर पसीना आने लगा था। सर, वकील मेनन ने हिम्मत करके कहा, क्या आप ठीक हैं? आन्या ने अपनी जेब से कुछ और निकाला, एक छोटा लिफाफा जो समय के साथ थोड़ा पीला पड़ गया था। उसने उसे स्थिर हाथों से जज की मेज पर रख दिया। ये, लड़की ने स्पष्ट आवाज में कहा। एक पत्र है जिसे मेरे पापा कभी किसी को नहीं दिखाना चाहते थे। वो कहते हैं कि मरीज का रहस्य पवित्र होता है, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूं और मेरे पापा उस काम के लिए जेल जाने वाले हैं जो उन्होंने किया ही नहीं। जज ने लिफाफे को ऐसे देखा जैसे वो एक जहरीला सांप हो। उन्होंने उसे छुआ नहीं, उसे खोला नहीं, लेकिन कमरे में हर कोई देख सकता था कि उन्होंने पहचान लिया कि लिफाफा क्या है। ये क्या है? अभियोजक ने मंच की ओर बढ़ते हुए मांग की। ये सच है, आन्या ने जवाब दिया, पूरे कोर्टरूम का सामना करते हुए। मैंने ये रहस्य सालों तक रखा है, लेकिन अगर आप लोग झूठ के आधार पे उनकी जिंदगी बर्बाद करने जा रहे हैं तो मैं सच बोलकर उनकी जिंदगी बचाऊंगी। उसने फिर से जज को देखा। जो अब अपनी व्हीलचेयर पर स्पष्ट रूप से कांप रहा था। उस रहस्य में मेडिकल रिकॉर्ड है जो साबित करते हैं कि आपका लकवा असली नहीं है। इसमें वे परीक्षण परिणाम हैं जो मेरे पापा ने तब किए थे जब आपने उनसे इसे गुप्त रखने की भीख मांगी थी, जब आपने उनसे कुछ न कहने की मिन्नत की थी, क्योंकि सन्नाटा, हथौड़ा इतनी जोर से गिरा कि वो टूट गया। जज खन्ना खड़े थे, नहीं रुको। वो अभी भी बैठे थे, लेकिन उनका पूरा शरीर आगे की ओर झुका हुआ था। उनकी गर्दन की मांसपेशियां तनी हुई थीं, उनकी आंखें खून से लाल थीं। सुरक्षा, इस लड़की को यहां से तुरंत बाहर निकालो और उस लिफाफे को जब्त कर लो। लेकिन आन्या तेज थी। उसने लिफाफा छीन लिया और उसे अपने सिर के ऊपर उठा लिया। अगर किसी ने मुझे छुआ तो मैं इसे पूरी अदालत, पूरी प्रेस, पूरे देश के सामने जोर से पढ़ूंगी। सुरक्षाकर्मी अचानक रुक गए। पत्रकार पागलों की तरह अपने कैमरे घुमा रहे थे। अभियोजक शर्मा लड़की और जज के बीच देख रहे थे, स्पष्ट रूप से उलझन में थे कि आखिर हो क्या रहा है। कटघरे से डॉक्टर विक्रम ने दहशत में फुसफुसाया, आन्या, नहीं। कृपया ऐसा मत करो। लेकिन उनकी बेटी ने फैसला कर लिया था। मैं आपको एक सौदा दूंगी। माननीय न्यायाधीश, लड़की ने अपनी उम्र के हिसाब से शांत होकर कहा, मेरे पापा को तुरंत रिहा करो। स्वीकार करो कि यह मुकदमा एक धोखा था और मैं इस लिफाफे को नष्ट कर दूंगी। आपका रहस्य मेरे साथ मर जाएगा। लेकिन अगर आप आज मेरे पापा को दोषी ठहराते हैं तो पूरी दुनिया आपके बारे में सच जान जाएगी। पूरा कोर्टरूम अपनी सांस रोके हुए था। ये अब डॉक्टर विक्रम का मुकदमा नहीं था, ये कुछ बहुत बड़ा हो गया था, कुछ ऐसा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जज खन्ना ने अपने सामने लड़की को देखा, फिर पत्रकारों को देखा, फिर उस लिफाफे को देखा जिसे लड़की एक हथियार की तरह पकड़े हुई थी। उनका करियर, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी पूरी जिंदगी एक छोटी लड़की के हाथ में एक पतले धागे से लटकी हुई थी। तुम नहीं समझ रही हो कि तुम क्या कर रही हो, वो एक टूटी हुई आवाज में फुसफुसाया। मैं पूरी तरह समझती हूं, आन्या ने जवाब दिया। मैं अपने पापा को बचा रही हूं, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और उसी क्षण जब कैमरे हर सेकंड को कैद कर रहे थे, जब पूरा कोर्टरूम सांस रोके इंतजार कर रहा था, जज खन्ना ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो रोने लगे। जज खन्ना के आंसू उनके चेहरे पर लुढ़क गए, क्योंकि अदालत में सन्नाटा असहनीय हो गया था। ये विवेकपूर्ण आंसू नहीं थे, ये टूटी हुई सिसकियां थीं जिन्होंने उनके कंधों को हिला दिया, जिससे उनकी व्हीलचेयर थोड़ी हिल गई। कोर्टरूम में किसी ने भी किसी जज को इस तरह टूटते हुए नहीं देखा था। सर, अभियोजक शर्मा अकलाया। पूरी तरह से उलझन में कि कैसे संभाला जाए। आपको एक ब्रेक चाहिए। लेकिन जज ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपना हाथ अपने चेहरे पर रख लिया, अपनी उंगलियों को अपनी कनपटियों पर दबाया, जैसे कि बहुत गहरे से आने वाले दर्द को रोकना चाहते हों। आन्या अभी भी पीले लिफाफे को ऊपर उठाए हुए थी। पहली बार उसके सीने में संदेह की एक चुभन महसूस हुई। मेरे पापा हमेशा कहते थे कि मरीज का रहस्य पवित्र होता है, लड़की ने खुद से फुसफुसाया, लेकिन इतनी जोर से कि जज सुन सके। उन्होंने मुझे सिखाया कि एक डॉक्टर को कभी भी विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन उन्होंने मुझे ये भी सिखाया कि जब अन्याय जीत रहा हो तो सच चुप्पी से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है।
कटघरे से डॉक्टर विक्रम ने अपनी बेटी को दर्दनाक गर्व और अत्यधिक आतंक के मिश्रण से देखा। वो ठीक ठीक जानता था कि उस लिफाफे में क्या है। उस रहस्य का वजन जानता था और जानता था कि अगर आन्या ने इसे उजागर किया तो ये एक आदमी को नष्ट कर देगा जिसकी चाहे कुछ भी हो एक कहानी थी। आन्या, उसने सिसकती आवाज में पुकारा, बेटी कृपया उस लिफाफे को नीचे रख दो। ये वो नहीं है जो मैं तुम्हारे लिए चाहता था, लेकिन ये वो है जो मैं तुम्हारे लिए चाहता हूं। पापा। वो उसकी ओर मुड़ी। उसकी अपनी आंखें भी आंसुओं से भरी थीं। मैं आपको जेल नहीं जाने दूंगी। मैं अपनी जिंदगी में बची हुई एकमात्र चीज को नहीं खोऊंगी। शायद, दर्शक दीर्घा से एक बूढ़ी आवाज ने बीच में टोका। ये वही बूढ़ी औरत थी जो पहले खड़ी हुई थी। वो धीरे धीरे अपनी छड़ी के सहारे आगे बढ़ी। शायद हम सभी को किसी को भी आंकने से पहले पूरी कहानी सुनने की जरूरत है। अरे आप कौन हैं? अभियोजक ने मांग की। स्पष्ट रूप से प्रक्रिया पर पूरा नियंत्रण खोने से चिंतित। मेरा नाम नर्स मैरी थॉमस है। बूढ़ी औरत सार्वजनिक क्षेत्र और कानूनी क्षेत्र को अलग करने वाली रेलिंग पर पहुंची। मैं 40 साल से सिटी जनरल अस्पताल में नर्स हूं। मैं उस रात वहां थी जब सब कुछ शुरू हुआ। डॉक्टर विक्रम का मामला। दोनों उसने जज की ओर सार्थक रूप से देखा, साथ ही उन अन्य घटनाओं को भी जिन्हें कुछ लोग भूलना पसंद करेंगे। जज खन्ना ने आखिरकार अपना हाथ अपने चेहरे से हटा लिया। उनकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं, लेकिन अब उनकी आंखों में कुछ और था, शायद इस्तीफा या शायद राहत। श्रीमती थॉमस, उनकी आवाज कर्कश थी। कृपया मत, सच मत बताओ सर। बूढ़ी औरत ने उसे धीरे लेकिन दृढ़ता से बीच में टोका। मैं सच नहीं बता रही हूं। मैं वो नहीं बता रही हूं जिसे हम इतने सालों से चुप रखे हुए हैं। आप चारों ओर देखो, इस बहादुर लड़की को देखो जो अपने पिता को बचाने के लिए अपनी मासूमियत को नष्ट करने को तैयार है। क्या आप वाकई इस सर्कस को जारी रखने देंगे? वकील मेनन सावधानी से आन्या के पास पहुंची। बच्ची, लिफाफा मुझे दो। सबूत पेश करने के कानूनी तरीके हैं। कानूनी तरीके काम नहीं आए। आन्या पीछे हट गई, लिफाफे को अपनी छाती से कसकर चिपका लिया। मेरे पापा ने कानूनी प्रक्रियाओं पर विश्वास किया, वकील नियुक्त किया, सबूत पेश किए, सब कुछ सही ढंग से किया, और वे फिर भी उन्हें दोषी ठहराने जा रहे थे क्योंकि उनके खिलाफ सबूत बहुत मजबूत थे। अभियोजक शर्मा ने बीच में टोका, थोड़ा संयम वापस पाते हुए। मरीज ऑपरेशन टेबल पर मर गया। मेडिकल रिपोर्ट में स्पष्ट लापरवाही दिखाई गई। डॉक्टर विक्रम ने गलत निर्णय लिए। डॉक्टर विक्रम ने एकमात्र संभव निर्णय लिए। श्रीमती थॉमस की आवाज एक कोड़े की तरह हवा में कटी। वो आदमी गंभीर आंतरिक रक्तसार के साथ अस्पताल आया था। डॉक्टर विक्रम से पहले 3 डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया था क्योंकि वे जानते थे कि बचने की संभावना लगभग 0 थी। लेकिन डॉक्टर विक्रम ने किसी को नहीं छोड़ा। रिकॉर्ड कुछ और कहते हैं। अभियोजक ने अपने ब्रीफकेस से एक मोटी फाइल निकाली। ये डॉक्टर समीर गुप्ता का बयान है, प्रतिवादी के सहयोगी, जिन्होंने गवाही दी कि डॉक्टर विक्रम ने प्रक्रिया के खिलाफ ऑपरेशन किया, कि उन्होंने अनावश्यक जोखिम उठाए, कि उनका अहंकार। डॉक्टर गुप्ता झूठे हैं। दर्शक दीर्घा से एक और आवाज आई। गर्दन पर दिखाई देने वाले निशान वाले एक युवक ने खड़े होकर कहा, मेरा नाम रोहन है। कई साल पहले जब मैं 8 साल का था तो मेरा एक भयानक एक्सीडेंट हो गया था। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि मेरा ऑपरेशन करना बहुत खतरनाक है, कि बेहतर होगा कि प्रकृति को अपना काम करने दिया जाए। क्या आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मुझे मरने देना। लेकिन डॉक्टर विक्रम सहमत नहीं हुए। उन्होंने 14 घंटे तक मेरा ऑपरेशन किया और मैं उनकी वजह से आज भी जिंदा हूं। अधिक से अधिक लोग खड़े हो गए। इसी तरह की कहानियों ने कोर्ट रूम भर दिया। उन्होंने मेरी पत्नी का ऑपरेशन किया जब कोई और जोखिम उठाने को तैयार नहीं था। उन्होंने मेरी बेटी को बचाया जब दूसरे डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी। वो आदमी एक हीरो है। अपराधी नहीं। हथौड़ा कमजोर रूप से गिरा। जज खन्ना के पास कोर्ट रूम को नियंत्रित करने की ताकत नहीं बची थी। उन्होंने पराजित भाव से गवाही की पूरी परेड देखी। देखा आपने? सर, आन्या फिर से मंच के पास आई। लिफाफा अभी भी उसके हाथ में कसकर पकड़ा हुआ था। ये सभी लोग जानते हैं कि मेरे पापा वास्तव में कौन है, लेकिन इस कमरे में एक और व्यक्ति है जो बहुत अच्छी तरह से जानता है। एक व्यक्ति जो उनका सब कुछ ऋणी है। जज ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कृपया लड़की, ऐसा मत करो तो आप सही काम करें।
आन्या ने लिफाफा मेज पर रख दिया, लेकिन अपना हाथ उस पर रखा। मेरे पापा के बारे में सच बताओ, इस अन्यायपूर्ण मुकदमे को खत्म करो और मैं तुम्हारा राज हमेशा के लिए रखूंगी। ये इतना आसान नहीं है। जज ने अपनी आंखें खोलीं और पहली बार उनकी आंखों में सच्चा दर्द था। अरे, ऐसी बातें हैं जो तुम नहीं समझती। कारण कि ये मुकदमा क्यों जारी रहना चाहिए। कारण, आन्या ने अपना सिर झुकाया। या खतरा। उसके बाद का सन्नाटा बिजली के झटके जैसा था। अभियोजक शर्मा का चेहरा पीला पड़ गया। वकील मेनन ने जल्दी से श्रीमती थॉमस से नजरें मिलाईं और कटघरे से डॉक्टर विक्रम ने महसूस किया कि एक आखिरी टुकड़ा अपनी जगह पर आ गया है। आप मेरे पापा को दोषी नहीं ठहराना चाहते, आन्या ने धीरे धीरे कहा, जैसे कोई पहेली सुलझा रही हो। कोई आपको मजबूर कर रहा है। आन्या रुक गई। उसके पिता ने उठने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने उसे बैठाए रखा। उस रास्ते पर मत जाओ, ये खतरनाक है। किसके लिए खतरनाक है? कोर्टरूम के दरवाजे से एक नई आवाज गूंजी। सब लोग एक लंबे आदमी को देखने के लिए मुड़े, जो लगभग 50 साल का था। एक महंगे सूट में आत्मविश्वास से भरे कदमों से अंदर आया। उसकी उपस्थिति ने कमरे को इस तरह से भर दिया कि हर कोई सहज रूप से पीछे हट गया। झूठ बोलने वालों के लिए खतरनाक या सच बोलने को तैयार लोगों के लिए खतरनाक। श्री अर्जुन राठौर, अभियोजक शर्मा ने नाम ऐसे लिया जैसे वो जहर हो। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये एक बंद मुकदमा है। मैं एक वकील हूं। अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में कोई गर्मी नहीं थी। और मुझे अभी अभी डॉक्टर विक्रम का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया गया है। उनके वकील के रूप में मेरा पहला काम इस पूरे मुकदमे को रद्द करने के लिए एक याचिका दायर करना है। प्रक्रियात्मक हेरफेर के सबूतों के आधार पर वकील मेनन ने विरोध करने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन अर्जुन ने अपना हाथ उठाया। वकील मेनन, कोई अपमान नहीं, लेकिन आपको इस मामले में ठीक इसलिए नियुक्त किया गया था क्योंकि आपके काम का बोझ आपको कम प्रभावी बना देगा। ये कोई संयोग नहीं था। ये योजनाबद्ध था। योजनाबद्ध? जज खन्ना आगे की ओर झुके। श्री राठौर, आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कोई सबूत नहीं है? कोई सबूत नहीं है? अर्जुन ने अपनी जेब से एक उपकरण निकाला। मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है। अभियोजक शर्मा और कुछ व्यक्तियों के बीच बातचीत, जो अंधेरे में रहना पसंद करते हैं। बातचीत में ठीक यही चर्चा की गई है कि डॉक्टर विक्रम को दोषी ठहराना कैसे सुनिश्चित किया जाए, चाहे सच कुछ भी हो। पूरा कोर्टरूम फुसफुसाहट से गूंज उठा। अभियोजक शर्मा उछल पड़े। उनका चेहरा चुकंदर की तरह लाल हो गया। ये बिल्कुल गलत है। मैं उस उपकरण को तुरंत जब्त करने की मांग करता हूं। आपके पास एक निर्दोष व्यक्ति को जेल में डालने की साजिश से संबंधित निजी बातचीत प्राप्त करने का कोई कानूनी तरीका नहीं है। अर्जुन ने एक भौं उठाई। वो सही है माननीय अभियोजक, मेरे पास ये प्राप्त करने का कोई कानूनी तरीका नहीं था, लेकिन ये यहाँ है और ये तारीखों, समय और नामों से भरा है। आन्या ने नए आने वाले को आश्चर्य और संदेह से देखा। आप वास्तव में कौन हैं? आप मेरे पापा की मदद क्यों कर रहे हैं? अर्जुन ने सीधे लड़की को देखा और पहली बार उसका भाव नरम हुआ। क्योंकि बच्ची, तुम्हारे पिता ने एक बार किसी ऐसे व्यक्ति को बचाया था जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, जिसे डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी। और क्योंकि मैं कई सालों से उस एहसान को चुकाने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था। कौन? आन्या ने पूछा। मेरी बेटी। अर्जुन ने बस इतना जवाब दिया। कई साल पहले जब तुम उसकी उम्र की थी तो उसे ब्रेन एन्यूरिज्म हुआ था। डॉक्टर विक्रम ने उसका ऑपरेशन किया जब 5 दूसरे सर्जनों ने कहा कि यह असंभव है। आन्या के गालों पर आंसू लुढ़क गए। तो और भी बहुत से लोग हैं जिन्हें मेरे पापा ने बचाया है, श्रीमती थॉमस ने बीच में टोका। अपने करियर के दौरान डॉक्टर विक्रम ने सैकड़ों लोगों को बचाया जिन्हें दूसरे डॉक्टरों ने निराशाजनक मामले मान लिया था, लेकिन इससे उनके दुश्मन भी बन गए। दुश्मन? वकील मेनन आखिरकार बोल सकी। आप कह रही हैं कि ये मुकदमा बदला है। सिर्फ बदला नहीं। अर्जुन कमरे के बीच में चला गया। उसकी आवाज गूंज रही थी ताकि हर कोई सुन सके। ये एक संदेश है, उन सभी डॉक्टरों के लिए एक संदेश जो अपने मरीजों को लाभ से ऊपर रखने की सोचते हैं, उन लोगों के लिए जो दवा कंपनियों से रिश्वत लेने से इनकार करते हैं, उन लोगों के लिए जो भ्रष्ट चिकित्सा प्रथाओं को उजागर करते हैं। ये बहुत गंभीर आरोप है, जज खन्ना ने कहा।
लेकिन उनकी आवाज में दृढ़ विश्वास की कमी थी और मैं एक एक करके हर चीज को साबित कर सकता हूं। अर्जुन ने बचाव पक्ष की मेज पर एक ब्रीफकेस रखा। लेकिन पहले सर, मुझे आपसे एक निर्णय लेने की आवश्यकता है। क्या आप सच को सामने आने देंगे या आप इस नाटक का हिस्सा बने रहेंगे? जज ने अर्जुन को देखा, फिर आन्या को, जो अभी भी पीले लिफाफे को पकड़े हुए थी, फिर दर्शक दीर्घा में दर्जनों लोगों को, जो सभी उसे आशा और प्रार्थना के साथ देख रहे थे। अंत में उनकी आंखें डॉक्टर विक्रम पर रुक गईं। डॉक्टर विक्रम, उन्होंने धीरे धीरे कहा, आपने मेरे बेटे को बचाया। कई साल पहले जब देश के सबसे अच्छे विशेषज्ञों ने कहा कि कोई उम्मीद नहीं है, तो आपने एक रास्ता खोज लिया। उन्होंने घंटों तक ऑपरेशन किया, आराम करने से इनकार कर दिया, हार मानने से इनकार कर दिया। पूरा कोर्ट रूम चुपचाप सुन रहा था। उस ऑपरेशन के बाद जज ने जारी रखा, उनकी आवाज गहन गई। आप मुझसे निजी तौर पर मिले, आपने मुझे कुछ दिखाया। कुछ जो आपने मेरे बेटे के प्री ऑपरेटिव परीक्षणों के दौरान खोजा था? मेरे बारे में कुछ? आन्या ने लिफाफे को और कसकर पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि उन्हें सबूत मिले हैं कि मेरी लकवा की स्थिति, जिस दुर्घटना ने मुझे सालों तक व्हीलचेयर पर बैठा दिया था, उसमें विसंगतियां थीं। उन्होंने मुझे अध्ययन दिखाए जो सुझाव देते थे कि सही उपचार के साथ मैं शायद चल सकता हूं। आन्या ने वाक्य पूरा किया। जज ने धीरे धीरे सिर हिलाया, लेकिन उन्होंने ये भी समझाया कि इसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा सकता। उस रहस्य को क्यों रखा जाना चाहिए? क्योंकि अगर दुनिया को पता चलता है कि मेरा लकवा स्थायी नहीं था, कि मैं इस कुर्सी पर उन कारणों से बैठा हूं जो पूरी तरह से शारीरिक नहीं है, तो मैं अपनी नौकरी खो दूंगा। अर्जुन ने धीरे से कहा, आपकी प्रतिष्ठा, वो सब कुछ जो आपने बनाया है। लेकिन ये सब नहीं था। श्रीमती थॉमस ने कांपती आवाज में कहा, सही है ना सर? जज खन्ना ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उन्होंने उन्हें खोला तो उन्होंने एक निर्णय ले लिया था। नहीं। उन्होंने स्वीकार किया, सब कुछ नहीं। सच यह है कि दुर्घटना के बाद मुझे बीमा से करोड़ों रुपए का मुआवजा मिला। एक मुआवजा इस आधार पर कि मैं फिर कभी नहीं चल पाऊंगा। अगर दुनिया को पता चलता है कि ये सच नहीं है, तो मुझे वो सारा पैसा वापस करना होगा। वो पैसा जो मैंने अपने बेटे के इलाज पर, अपनी बेटियों की शिक्षा पर, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए खर्च किया है। तो डॉक्टर विक्रम ने आपका रहस्य रखा, आन्या ने कहा, आपके परिवार की रक्षा के लिए। हाँ, जज ने सिर हिलाया। और मैंने कसम खाई थी कि मैं उस दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा, कि अगर कभी कोई दिन आता है जब मैं उनकी मदद कर सकता हूं, तो मैं बिना किसी झिझक के करूंगा। तो फिर उनकी मदद करो। अभी आन्या ने लिफाफा सीधे जज के हाथ में रख दिया। वो आदमी बनो जिस पर डॉक्टर विक्रम ने विश्वास किया था। जज खन्ना ने कांपते हुए लिफाफा लिया। उन्होंने उसे बहुत देर तक देखा और फिर कोर्ट रूम में सभी की आश्चर्यचकित आंखों के सामने उन्होंने उसे 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। ये रहस्य, उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, यहां और अभी मर जाता है। ब्लैकमेल के कारण नहीं, डर के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं समझता हूं कि कुछ सच दूसरों से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने सीधे आन्या को देखा। तुम सही थी लड़की, ये मुकदमा एक धोखा है और मैं कायर था कि मैंने इसे इतनी दूर तक जाने दिया। उन्होंने अभियोजक शर्मा की ओर रुख किया, जिन्होंने ये सब बढ़ती हुई दहशत के साथ देखा था। अभियोजक, डॉक्टर विक्रम के खिलाफ सबूतों पर कई विश्वसनीय गवाहों ने सवाल उठाए हैं। आपका मामला एक अकेले डॉक्टर की गवाही पर आधारित है, जिसकी विश्वसनीयता अब सवालों के घेरे में है। और अगर श्री राठौर के पास वास्तव में प्रक्रियात्मक हेरफेर के सबूत हैं, सर, ये बेतुका है, शर्मा चिल्लाया। आप सिर्फ इसलिए एक मामले को खारिज नहीं कर सकते क्योंकि एक छोटी लड़की ने भावनात्मक नाटक किया। प्रक्रिया के नियम न्याय की सेवा के लिए मौजूद हैं। जज ने उसे बीच में टोका। उसे बाधित करने के लिए नहीं। और अब मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं कि इस अदालत में न्याय नहीं हो रहा है। उन्होंने अपना लकड़ी का हथौड़ा उठाया। ये मुकदमा, उन्होंने घोषित किया, अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है, जब तक कि प्रक्रियात्मक हेरफेर और गढ़े हुए सबूतों के आरोपों की पूरी जांच नहीं हो जाती। हथौड़ा गिरा, आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। पूरा कोर्ट रूम भड़क उठा। पत्रकार दरवाजे की ओर भागे, अपने फोन पर चिल्ला रहे थे। जनता ने तालियों से जय जयकार किया। अभियोजक शर्मा ने गुस्से में अपने कागजात हवा में फेंक दिए और अराजकता के बीच आन्या अपने पिता की ओर भागी। स्थिति के उलटफेर से भ्रमित सुरक्षा कर्मियों ने उसे रेलिंग पर कूदने और डॉक्टर विक्रम की बाहों में कूदने से नहीं रोका।
उसने उसे गले लगा लिया, उसे इतना कसकर पकड़ लिया जैसे उसे अपने अंदर समा लेना चाहता हो। तुमने कर दिखाया मेरी बहादुर बेटी, उसने उसके बालों में फुसफुसाया। मैंने कर दिखाया? नहीं पापा। ये आपने किया है। आपने जज को बचाया, आपने सबको बचाया। मैंने बस ये सुनिश्चित किया कि हर कोई याद रखेगा। लेकिन जब पिता और बेटी गले मिले तो दोनों ने उस अंधेरे साए पर ध्यान नहीं दिया जो कोर्टरूम के अंत से देख रहा था। एक आदमी जो पूरी प्रक्रिया के दौरान मौजूद था, सावधानीपूर्वक नोट्स ले रहा था, हर शब्द को रिकॉर्ड कर रहा था। ये मुकदमा स्थगित कर दिया गया था, लेकिन लड़ाई अभी शुरू हुई थी और जिन ताकतों ने डॉक्टर विक्रम को नष्ट करने की कोशिश की थी, वे आसानी से हार नहीं मानने वाली थीं। जब आन्या और उसके पिता आखिरकार अदालत से निकले तो अंधेरा हो चुका था। पत्रकार भूखे भेड़ियों के झुंड की तरह उनका इंतजार कर रहे थे। कैमरे चमके, माइक्रोफोन बेताब स्पर्शकों की तरह हर शब्द को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। डॉक्टर विक्रम, मुकदमा स्थगित होने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आन्या, क्या यह सच है कि तुमने जज को ब्लैकमेल किया? डॉक्टर, क्या न्याय प्रणाली में भ्रष्टाचार है? अर्जुन उनके और प्रेस के बीच एक ढाल की तरह प्रकट हुआ। उसकी प्रभावशाली उपस्थिति ने अराजकता को पीछे धकेल दिया। कोई टिप्पणी नहीं, मेरे मुवक्किल जांच पूरी होने तक कोई बयान नहीं देंगे। एक काली कार फुटपाथ पर इंतजार कर रही थी। अर्जुन ने जल्दी से उन्हें अंदर बैठाया। जैसे ही एक पत्रकार ने माइक्रोफोन अंदर डालने की कोशिश की, दरवाजा बंद कर दिया। कार तेजी से आगे बढ़ी, अराजक मीडिया घेरे को पीछे छोड़ दिया। कार के अंदर आन्या ने आखिरकार खुद को कांपने दिया। एड्रेनालाइन, जिसने घंटों तक उसकी हिम्मत बनाए रखी थी, अब वाष्पित हो गया था, जिससे वो थकी हुई और डरी हुई थी। विक्रम ने उसे अपनी बाहों में ले लिया, उन सिसकियों को महसूस किया जिन्हें उसने बहुत देर तक रोक रखा था। सब खत्म हो गया मेरी बहादुर बेटी, उसने उसके सिर पर चूमते हुए फुसफुसाया। खत्म हो गया सच में पापा? आन्या की टूटी हुई आवाज ने उसके दिल को चीर दिया। या ये अभी शुरू हुआ है? विक्रम ने अर्जुन से नजरें मिलाईं, जो गंभीर चेहरे के साथ गाड़ी चला रहा था। दोनों जवाब जानते थे, लेकिन कोई भी इसे शब्दों में नहीं कहना चाहता था। कार घर नहीं गई। इसके बजाय अर्जुन उन्हें शहर के बाहरी इलाके में एक विवेकपूर्ण इमारत में ले गया। एक ऐसी जगह जो परित्यक्त दिखती थी, लेकिन जिसकी खिड़कियों से अंदर से कमजोर रोशनी चमक रही थी। हम कहाँ हैं? विक्रम ने पूछा जब कार एक सुरक्षित जगह पर रुकी। अर्जुन ने जवाब दिया, इंजन बंद करो, मुझे तुम दोनों को कुछ दिखाना है, कुछ ऐसा जो सब कुछ बदल देगा। दोनों पिता पुत्री का मानना था कि वे इस मामले के बारे में जानते हैं। वे एक ढके हुए दरवाजे से अंदर घुसे। अंदर का स्थान आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक था। कंप्यूटर, कई मॉनिटर, धातु की फाइलिंग कैबिनेट। ये एक निजी जांच कार्यालय जैसा लग रहा था। लगभग 30 साल की एक युवती ने उनके प्रवेश करते ही अपना सिर उठाया। उसके बाल एक ऊंची पोनीटेल में बंधे थे और उसने मोटे फ्रेम वाले चश्मे पहने थे। उसकी मेज पर दर्जनों तस्वीरें, दस्तावेज और नोट्स थे जो लाल धागों से जुड़े हुए थे। डॉक्टर विक्रम, आन्या, अर्जुन ने परिचय कराया। ये मीरा देसाई हैं, निजी अन्वेषक, और वो जो महीनों से इस साजिश को सुलझा रही हैं। महीनों? विक्रम ने भौहें सिकोड़ी। लेकिन मुझ पर तो सिर्फ 8 हफ्ते पहले ही आरोप लगा था। मीरा ने अपना चश्मा ठीक किया। लेकिन आपके खिलाफ साजिश बहुत पहले शुरू हो गई थी, लगभग 1 साल पहले। उसने एक मॉनिटर की ओर इशारा किया जहां एक बूढ़े सफेद बालों वाले आदमी की तस्वीर थी जो एक महंगे सूट में एक शिकारी की तरह दिख रहा था। डॉक्टर विक्रम, क्या आप इस आदमी को पहचानते हैं? विक्रम ने तस्वीर का अध्ययन किया और महसूस किया कि उसके शरीर में खून जम गया है। ये राकेश ओबेरॉय है, फार्मास्यूटिकल समूह पूविन का सीईओ। बिल्कुल, मीरा ने कीबोर्ड पर टाइप किया और भी तस्वीरें सामने आईं। देश के सबसे बड़े फार्मास्यूटिकल समूहों में से एक और आपका कट्टर दुश्मन? मैं समझी नहीं। आन्या ने उलझन में तस्वीरों को देखा। एक दवा टाइकून मेरे पापा को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहेगा? मीरा उसके स्तर पर आने के लिए घुटनों के बल बैठी। कई साल पहले तुम्हारे पापा ने कुछ भयानक खोजा था। फूविन सरकारी अस्पतालों को दोषपूर्ण दवाएं बेच रहा था। ऐसी दवाएं जो ठीक से काम नहीं करती थी लेकिन बनाने में सस्ती थी। मैंने इसका पर्दाफाश किया और उन्होंने मुझे इसके लिए दीवार पर चढ़ा दिया। विक्रम ने कड़वाहट से कहा। किसी भी प्राधिकरण ने जांच नहीं की। इसके बजाय उन्होंने मुझे सार्वजनिक रूप से पीछे हटने के लिए मजबूर किया ताकि मैं अपना लाइसेंस ना खो दूं।
लेकिन आपने वास्तव में पीछे नहीं हटे, है ना? अर्जुन मुस्कुराया। आपने हर प्रभावित मरीज का दस्तावेजीकरण करना जारी रखा, सबूतों को संग्रहित किया। मुझे ऐसा करना पड़ा। विक्रम ने खुद का बचाव किया। नकली दवाओं से बच्चे मर रहे थे, मैं अनदेखा नहीं कर सकता था। मीरा अपने कंप्यूटर पर वापस चली गई। राकेश ओबेरॉय ये जानता था और उसने फैसला किया कि आप एक बहुत बड़ा खतरा है जिसे स्वतंत्र नहीं छोड़ा जा सकता। उसे आपको स्थायी रूप से चुप कराने की जरूरत थी, शारीरिक हिंसा से नहीं, ये बहुत स्पष्ट होता, बल्कि आपकी प्रतिष्ठा, आपके करियर, आपकी जिंदगी को नष्ट करके। मरीज जो मर गया, आन्या। लड़की ने टुकड़ों को जोड़ा। जिस व्यक्ति को वे कहते हैं कि मेरे पापा ने मारा, उसका नाम था ग्वेन वान होंग। एक और नाम। मीरा ने एक मध्यम आयु वर्ग के आदमी की तस्वीर दिखाई। वो फू विंग के लिए एक अकाउंटेंट था। उसने दोषपूर्ण दवाओं से संबंधित वित्तीय अनियमितताओं की खोज की थी। वो कंपनी के खिलाफ गवाही देने वाला था। कमरे में सन्नाटा शीशे की तरह भारी था। वे कह रहे हैं कि विक्रम वाक्य पूरा नहीं कर सका कि हुंग की मौत चिकित्सकीय लापरवाही से नहीं हुई। अर्जुन ने वाक्य पूरा किया। उसे मार दिया गया और उन्होंने सब कुछ इस तरह से बनाया कि आप पर दोष आए। आन्या ने महसूस किया कि उसके पैर कमजोर हो रहे हैं। विक्रम ने उसे गिरने से पहले पकड़ लिया, उसे पास की एक कुर्सी पर ले गया। उसकी दुनिया, जो पहले से ही हिंसक रूप से हिल गई थी, अब पूरी तरह से ढह गई थी। कैसे? ये सब कुछ था जो विक्रम पूछ सकता था। मीरा ने तकनीकी लेकिन दबी हुई गुस्से से भरी आवाज में समझाना शुरू किया। नुयन वान होंग आंतरिक रक्तस्राव के साथ अस्पताल आया था। रिकॉर्ड दिखाते हैं कि आपने ऑपरेशन से पहले नियमित रक्त परीक्षण का आदेश दिया था, लेकिन उन परीक्षणों में हेरफेर किया गया था। उसने स्क्रीन पर दस्तावेज दिखाए। किसी ने परिणाम बदल दिए थे ताकि ये छिपाया जा सके कि होंग को एक अत्यंत शक्तिशाली थक्कारोधी दवा से जहर दिया गया था। जब आपने ऑपरेशन किया तो रक्तस्राव को रोकना असंभव था, चाहे आपने कुछ भी किया हो। उस आदमी का भाग्य तय हो चुका था। हे भगवान! विक्रम एक कुर्सी पर गिर गया। उसका चेहरा उसके हाथों में था। लेकिन और भी बहुत कुछ है। मीरा ने बिना किसी नरमी के जारी रखा। डॉक्टर गुप्ता, आपके सहयोगी जिन्होंने आपके खिलाफ गवाही दी, क्या हुआ? हुंग की मौत के 3 दिन बाद उन्हें अपने विदेशी खाते में 2 करोड़ रुपए का हस्तांतरण मिला। पैसा फू विन की एक सहायक कंपनी से आया था। आन्या उछल पड़ी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। तो उस डॉक्टर ने झूठ बोला, मेरे पापा निर्दोष हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया। लेकिन इसे अदालत में साबित करना जटिल होगा। राकेश ओबेरॉय के गहरे संबंध हैं। जज, राजनेता, पुलिस सब उसकी जेब में है। तो हम क्या करें? विक्रम ने पूछा। पहले से कहीं ज्यादा खोया हुआ महसूस कर रहा था। लड़ो? बातचीत में एक नई आवाज शामिल हुई। सब लोग जज खन्ना को देखने के लिए मुड़े, जो उसी सहायक दरवाजे से अंदर आए। लेकिन इस बार वो व्हील चेयर पर नहीं थे। वो बैसाखी के सहारे खड़े थे, धीमी लेकिन जानबूझकर उनकी ओर कदम बढ़ा रहे थे। आन्या ने एक आह भरी। विक्रम जज की ओर भागा। आप क्या कर रहे हैं? आपको चलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। खन्ना आखिरकार एक कुर्सी पर पहुंच गया और थकावट से आह भरते हुए बैठ गया। डॉक्टर विक्रम, हम दोनों सच जानते हैं। आपने मुझे कई साल पहले बताया था। उसने अपना कोट उतारा ताकि उसकी स्पष्ट रूप से विकसित मांसपेशियों वाली बाहें दिखाई दें। मेरा शरीर चल सकता है। जो अध्ययन आपने मुझे दिखाए वे बहुत स्पष्ट थे। नसें पुनर्जीवित हो रही थीं, मांसपेशियां कार्यात्मक थीं। शारीरिक रूप से आप कर सकते हैं। विक्रम ने शुरू किया। लेकिन मानसिक रूप से मैं एक कायर था। खन्ना ने बीच में टोका। दुर्घटना का आघात, सब कुछ खोने का डर, अगर सच सामने आ गया, सालों तक झूठ बोलने का अपराध ने मेरे दिमाग में एक ऐसी जेल बना दी थी जो किसी भी शारीरिक लकवा से ज्यादा मजबूत थी। उसने सीधे आन्या को देखा, जब तक कि एक बहादुर लड़की ने उसे नहीं दिखाया कि असली साहस क्या होता है। ये डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि इसके बावजूद सही काम करना है। आप यहां क्यों हैं? अर्जुन ने पूछा, स्पष्ट रूप से जज की उपस्थिति से आश्चर्यचकित। क्योंकि आज मुझे ये मिला। खन्ना ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला। अंदर एक अकेली तस्वीर थी, उनके बेटे की, जो उस दिन ली गई थी। कोने में डिजिटल तारीख के अनुसार लड़की के सिर के चारों ओर किसी ने लाल नकली कलम से एक लक्ष्य बनाया था। आन्या ने महसूस किया कि उसके शरीर में खून जम गया है। विक्रम ने गुस्से से कांपते हाथों से तस्वीर ली। राकेश ओबेरॉय मेरे मुकदमा स्थगित करने के बाद नहीं रुका, खन्ना ने समझाया। उसकी आवाज शांत थी लेकिन घृणा से भरी थी।
उसने मुझे व्यक्तिगत रूप से फोन किया। उसने कहा अगर मैं नए मुकदमे में डॉक्टर विक्रम को दोषी नहीं ठहराता तो मेरे परिवार को कीमत चुकानी पड़ेगी। और आपने क्या जवाब दिया? मीरा ने पूछा। कि नरक में जाओ। खन्ना ने बस इतना जवाब दिया। मैं उसकी कठपुतली बनकर थक गया हूं। इस बार मैं सही काम करूंगा, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। वो फिर से खड़ा हो गया। मैं साखी पर झुका। प्रयास स्पष्ट था। उसके माथे पर पसीना बह रहा था, लेकिन वो सीधा खड़ा रहा। डॉक्टर विक्रम, आपने मेरे बेटे को बचाया जब कोई और जोखिम उठाने को तैयार नहीं था। आपने मुझे सिखाया कि कुछ रहस्य झूठ से ज्यादा भारी होते हैं। अब मैं भी आपके लिए वही करूंगा। मैं साजिश के बारे में, धमकियों के बारे में, उन सभी चीजों के बारे में गवाही दूंगा जो आपके करियर को नष्ट कर देंगी, विक्रम ने चेतावनी दी। शायद, खन्ना ने सिर हिलाया, लेकिन कम से कम मैं अपने बेटे की आंखों में बिना शर्मिंदगी महसूस किए देख सकूंगा। एक फोन की घंटी ने पल को तोड़ दिया। मीरा ने फोन उठाया। उसने थोड़ी देर सुना और उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या हुआ? अर्जुन ने तुरंत पूछा। ये पुलिस विभाग में मेरा संपर्क है। उसने अभी अभी कांपते हाथों से फोन काटा है। उन्होंने अभी अभी डॉक्टर विक्रम के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। वे कहते हैं कि उसने बिना अनुमति के शहर छोड़ने के कारण अपनी जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। लेकिन मैंने शहर नहीं छोड़ा, विक्रम ने विरोध किया। हम ये जानते हैं, अर्जुन ने गुर्राया। लेकिन ओबेरॉय को यह सच होने की जरूरत नहीं है। उसे बस आपको फिर से बंद करने का एक बहाना चाहिए। हमारे पास कितना समय है? खन्ना ने पूछा। गश्ती का रास्ते में है, 15 मिनट, शायद 20। आन्या ने घबराहट महसूस की। उसके पिता अभी अभी आजाद हुए थे और अब वे उसे फिर से पकड़ने वाले थे। सारी कुर्बानी, सारा दर्द व्यर्थ था। नहीं, लड़की ने कहा अपनी आवाज में दृढ़ता से, आश्चर्यचकित। हम उन्हें जीतने नहीं देंगे। आन्या, मेरे प्रिय, विक्रम ने शुरू किया। नहीं पापा, लड़की ने उसे बीच में टोका और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने कमरे में सभी का ध्यान खींचा। वो दुष्ट टाइकून सोचता है कि वो हमें डरा सकता है। वो सोचता है कि हम कमजोर हैं क्योंकि हम अच्छे हैं। लड़की मीरा की ओर मुड़ी। आपने कहा कि आपके पास उसके खिलाफ सबूत हैं, है ना? वे सभी तस्वीरें और कागजात। हाँ, लेकिन ये सहायक गवाही के बिना एक आपराधिक मामले के लिए पर्याप्त नहीं है। तो गवाही खोजो, आन्या ने घोषित किया। मेरे पापा ने सैकड़ों लोगों को बचाया है। वे सभी जो अदालत में खड़े हुए थे, वे सभी बोल सकते हैं, अपनी कहानी बता सकते हैं। ये गिरफ्तारी वारंट को नहीं रोकेगा, अर्जुन ने कहा, लेकिन ये सार्वजनिक दबाव बना सकता है। खन्ना ने आन्या का मतलब समझा। अगर हम इसे सार्वजनिक करते हैं, अगर हम लोगों को दिखाते हैं कि ये एक डायन शिकार है, तो राकेश ओबेरॉय को पीछे हटना होगा। मीरा ने पूरा किया। उसकी आंखें नई उम्मीद से चमक रही थीं। उसकी शक्ति अंधेरे में काम करने पर आधारित है। अगर हम उसे प्रकाश में खींचते हैं तो वो जल जाएगा। अर्जुन खतरनाक रूप से मुस्कुराया। एक योजना तेजी से बनने लगी, जोखिम भरी, शायद विनाशकारी, लेकिन ये उनका एकमात्र मौका था। मीरा, अर्जुन, आन्या ने कमान संभाली। मुझे आपको हर स्वतंत्र पत्रकार से संपर्क करने की आवश्यकता है जिसे आप जानते हैं, जो ओबेरॉय की जेब में नहीं है। कल सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था करें। श्रीमती थॉमस, विक्रम ने जोड़ा। वो उन सभी मरीजों को जानती हैं जिनका मैंने इलाज किया है। वो गवाही की व्यवस्था कर सकती हैं। मैं न्याय प्रणाली में अपने सहयोगियों से संपर्क करूंगा। खन्ना ने प्रस्ताव दिया। जो भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं, ओबेरॉय की सोच से ज्यादा लोग हैं। और मैं? आन्या ने पूछा। विक्रम उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसके छोटे हाथ अपने हाथों में ले लिए। तुम, मेरी बहादुर बेटी, सबसे कठिन काम करोगी। तुम विश्वास करोगी कि बड़े लोग आखिरकार सब कुछ सही कर देंगे, और अगर वे नहीं कर सकते तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। और अगर वे मुझे फिर से ले जाते हैं? तो उसने उसके माथे पर चूमा। तुमने मुझे सिखाया है कि एक बहादुर लड़की दुनिया को बदल सकती है। मुझे विश्वास है कि तुम हमें फिर से बचाने का एक रास्ता खोज लोगी। दूर से सायरन की आवाज गूंजने लगी। सब लोग तनाव में आ गए। हमें चलना होगा। अर्जुन ने विक्रम को एक पिछले दरवाजे की ओर धकेला जिसमें अगली इमारत तक एक सुरंग थी। मीरा, इस बात के हर सबूत को नष्ट कर दो कि तुम लोग यहां थे। रुको, खन्ना ने विक्रम को उसके कंधे पर एक हाथ रखकर रोका। डॉक्टर, अगर हम फिर से नहीं मिलते तो हम फिर मिलेंगे, विक्रम ने बीच में टोका। और जब ऐसा होगा तो मैं आपको उस बैसाखी के बिना चलते हुए देखना चाहता हूं। खन्ना कमजोर रूप से मुस्कुराया। ये एक सौदा है। आन्या, विक्रम और अर्जुन पिछले दरवाजे से गायब हो गए।
जैसे ही बाहर सायरन की आवाज कान फोड़ू हो गई, मीरा ने पागलों की तरह दस्तावेजों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सब कुछ बक्सों में भर दिया, जिसे एक इंतजार कर रहे ट्रक के लिए पिछली खिड़की से फेंक दिया जाएगा। जज खन्ना कमरे में अकेले रह गए। बाहर फुटपाथ पर पुलिस की जूतों की आवाज सुन रहे थे। वो फिर से खड़ा हो गया, बैसाखी के बिना। इस बार उसके पैर कांप रहे थे, गिरने की धमकी दे रहे थे, लेकिन वो दृढ़ रहा। मेरे बेटे के लिए, उसने खुद से कहा, उन सभी बच्चों के लिए जो एक बेहतर दुनिया के हकदार हैं। जब अधिकारी मुख्य दरवाजे से अंदर घुसे तो उन्होंने केवल जज को एक खाली कमरे में खड़ा पाया, और कई सालों में पहली बार जज खन्ना को डर नहीं लगा, उन्हें एक उद्देश्य महसूस हुआ। शहर में कहीं एक गगनचुंबी इमारत के सबसे ऊपरी मंजिल पर एक शानदार कार्यालय में राकेश ओबेरॉय को खबर मिल रही थी। डॉक्टर विक्रम भाग गया था। वो पूरी तरह से मुस्कुराया। उसने फोन पर कहा, अब वो एक भगोड़ा है, ये सब कुछ बहुत आसान बना देता है। उसने फोन काट दिया और एक और नंबर डायल किया। योजना बी को सक्रिय करें, उसने आदेश दिया। अब समय आ गया है कि छोटी आन्या सीखे कि जो लोग मेरे रास्ते में आने की हिम्मत करते हैं, उनके साथ क्या होता है। रात और भी काली हो गई और असली लड़ाई अभी शुरू हुई थी। भोर की पहली किरण उस छोटे से अपार्टमेंट की खिड़कियों से झांक रही थी, जहां आन्या और उसके पिता छिपे हुए थे। ये एक भूले हुए मोहल्ले में एक मामूली जगह थी, जिसे विक्रम द्वारा कई साल पहले बचाए गए एक मरीज ने प्रदान किया था। कोई उन्हें वहां नहीं ढूंढ पाएगा, या ऐसा ही उन्होंने सोचा था। आन्या सो नहीं सकी थी। सड़क पर हर आवाज उसे चौंका देती थी, हर परछाई मेनेसिंग लगती थी। वो एक घिसे पिटे सोफे पर बैठी थी, एक तकिया पकड़े हुए। जब उसने अपने पिता को अगले कमरे में फोन पर धीरे धीरे बात करते सुना। श्रीमती थॉमस, मुझे आप पर विश्वास करने की जरूरत है, विक्रम कह रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हर किसी को इकट्ठा करो जिसे आप कर सकती हैं। हर मरीज, हर गवाही मायने रखती है। आन्या चुपचाप उठी और आधे खुले दरवाजे के पास गई। मैं जानता हूं कि यह खतरनाक है, उसके पिता ने जारी रखा, लेकिन अगर हम अभी कार्यवाही नहीं करते हैं तो ओबेरॉय जीत जाएगा, और वो सिर्फ मुझे नष्ट नहीं करेगा। वो किसी को भी नष्ट कर देगा जो उसके अपराधों को उजागर करने की हिम्मत करेगा। उसने फोन काट दिया और मुड़ा, अपनी बेटी की आंखों से मिला जो उसे दरवाजे से देख रही थी। तुम सो नहीं सकी, ये एक सवाल नहीं था। पापा, आन्या कमरे में दाखिल हुई। हमारे साथ क्या होगा? विक्रम ने उसे कसकर गले लगा लिया। हम जीतेंगे मेरी बहादुर बेटी, क्योंकि सच हमेशा। लिविंग रूम से कांच टूटने की आवाज आई। दोनों पिता पुत्री जम गए। फिर आवाजें, भारी कदमों की आवाज, सामान्य पुलिस से बहुत ज्यादा। पिछला दरवाजा, विक्रम ने तत्काल फुसफुसाया। आन्या को छोटी बालकनी की ओर धकेलते हुए, आग से बचने के लिए नीचे उतरो, कोने की कॉफी शॉप पर भागो, मैडम प्रिया को ढूंढो, वो तुम्हारी रक्षा करेगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आन्या उससे चिपक गई। तुम्हें जाना होगा। उसकी आवाज में तात्कालिकता ने उसे किसी भी चीज से ज्यादा डरा दिया। अगर वे हम दोनों को पकड़ लेते हैं तो सच बताने के लिए कोई नहीं बचेगा। जाओ। कमरे का दरवाजा खुला। 3 आदमी अंदर आए। उनके चेहरे काले नकाब से ढके थे। वे पुलिस नहीं थे, वे कुछ बहुत बदतर थे। डॉक्टर विक्रम सिंह। उनमें से एक ने विकृत आवाज में कहा, श्री राकेश ओबेरॉय आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे छोड़ दो। विक्रम ने संघर्ष किया। जब उन्होंने उसे पकड़ लिया, उसकी आंखें आन्या पर टिकी थीं, जो आतंक से जम गई थी। मेरी बेटी का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसके विपरीत एक और आदमी आन्या की ओर मुड़ा। लड़की ठीक वही है जिसकी हमें आपके सहयोग को सुनिश्चित करने की जरूरत है। आन्या भागी। उसके पैर उसे बालकनी तक ले गए। जब उसने अपने पिता को उसका नाम चिल्लाते हुए सुना, तो वो धातु की सीढ़ियों से इतनी तेजी से नीचे उतरी कि लगभग गिर गई। उसके नंगे पैर ठंडी धातु पर टकराए। आंसुओं ने उसकी दृष्टि को धुंधला कर दिया। वो गली में पहुंची और भागी। किसी भी समय से ज्यादा तेजी से भागी जब वो अपनी जिंदगी में कभी भागी थी। वो अपने पीछे कदमों की आवाज, उसे रुकने के लिए चिल्लाती आवाजें सुन सकती थी। कॉफी शॉप 2 ब्लॉक दूर थी, इतनी करीब, इतनी दूर। एक काली कार कहीं से प्रकट हुई। उसका रास्ता रोक दिया। आन्या ने दिशा बदलने की कोशिश की, लेकिन मजबूत हाथों ने उसे जमीन से उठा लिया। वो चिल्लाई, लात मारो, काटो, लेकिन कोई फायदा नहीं। शांत हो जाओ बच्ची, एक जानी पहचानी आवाज आई। आन्या ने संघर्ष करना बंद कर दिया। अत्यधिक आतंक से ऊपर देखा। ये डॉक्टर समीर गुप्ता थे। ये आप हैं? लड़की ने आतंक में फुसफुसाया।
आपने मेरे पापा के बारे में झूठ बोला। हाँ, गुप्ता ने उसे कार की पिछली सीट पर बैठाया, लेकिन बेरहमी से नहीं। बल्कि लगभग अपराध बोध के साथ। और अब मैं इसकी भरपाई करूंगा। कार तेजी से आगे बढ़ी। आन्या खिड़की से सटी पीछा करने वाले आदमियों को भ्रम में पीछे छूटते हुए देखा। गुप्ता ने सटीकता के साथ गाड़ी चलाई, उन साइड सड़कों पर गए जिन्हें वो स्पष्ट रूप से बहुत अच्छी तरह से जानते थे। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? आन्या ने मांग की, अपनी आवाज कांपने के बावजूद बहादुर दिखने की कोशिश कर रही थी। एक सुरक्षित जगह, गुप्ता ने जवाब दिया, और फिर तुम वो सुनोगी जो तुम्हारे पिता तुम्हें कभी नहीं जानना चाहते थे। वे 20 मिनट तक एक परित्यक्त अस्पताल में चले गए। गुप्ता ने कार रोकी और आन्या की ओर मुड़ा। वो चश्मा उतारा जो वो हमेशा पहनता था। उसकी आंखें लाल और थकी हुई थीं। 2 साल पहले उसने बिना किसी भूमिका के शुरू किया। मेरा सबसे छोटा बेटा बीमार हो गया। एक आक्रामक रक्त कैंसर। उसे एक अत्यंत महंगी प्रायोगिक दवा की जरूरत थी। मेरे पास वो पैसा नहीं था। आन्या चुपचाप सुनती रही। ये नहीं समझ पा रही थी कि ये कहाँ जा रहा था। राकेश ओबेरॉय मेरे पास आया। गुप्ता ने जारी रखा। उसकी आवाज टूट गई। उसने मुझे एक सौदा पेश किया। वो मेरे बेटे के इलाज का पूरा खर्च उठाएगा, अगर मैं वही करूं जो उसने कहा था जब समय आया। तुम्हारे पापा के बारे में झूठ बोलो, आन्या ने पूरा किया। हाँ, गुप्ता ने दर्द से सिर हिलाया। जब ग्वेन वैन हुम की मौत हुई तो ओबेरॉय ने मुझे फोन किया। उसने मुझे एक सटीक पटकथा दी कि मुझे मुकदमे में क्या कहना है, कि तुम्हारे पिता ने लापरवाही से ऑपरेशन किया, कि उन्होंने प्रक्रियाओं को नजरअंदाज किया, कि उनके अहंकार ने मौत का कारण बना, और आपने स्वीकार कर लिया। आन्या की आवाज में तिरस्कार भरा था। मेरा बेटा मर रहा था। गुप्ता ने खुद का बचाव किया, लेकिन बिना किसी दृढ़ विश्वास के। तुम अपने प्रियजन को बचाने के लिए क्या करोगी? आन्या ने उन सभी चीजों के बारे में सोचा जो उसने अपने पिता के लिए की थी। उस लिफाफे के बारे में जो वो अदालत में लाई थी, उन धमकियों के बारे में जो उसने दी थीं, और उसने एक दर्दनाक स्पष्टता के साथ समझा कि वो और गुप्ता बहुत अलग नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को बचाया। नहीं, उसने अंत में कहा। गुप्ता ने अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर आंसू जल रहे थे। वो 3 महीने पहले मर गया। ओबरॉय द्वारा प्रदान की गई दवाएं उसी दोषपूर्ण उत्पाद लाइन से थीं जिसे तुम्हारे पिता ने उजागर करने की कोशिश की थी। मेरा बेटा उन्हीं झूठों के कारण मर गया जिन्हें मैंने छिपाने में मदद की थी। कार में सन्नाटा शीशे की तरह भारी था, इसीलिए मैं यहां हूं। गुप्ता ने अपना चेहरा पोंछा। इसीलिए मैंने तुम्हें बचाया, क्योंकि मैं एक कायर के रूप में काफी समय तक जी चुका हूं। मेरा बेटा एक बेहतर पिता का हकदार है, और तुम्हारे पिता सच बोलने वाले के हकदार हैं। किस बारे में सच? आन्या ने पूछा। गुप्ता ने ग्लव बॉक्स से एक मोटा लिफाफा निकाला। सब कुछ यहां है। ओबेरॉय के साथ मेरी बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग, ये साबित करने वाले दस्तावेज कि नुयेन वान हुंग को जहर दिया गया था, बैंक हस्तांतरण, ओबेरॉय के पेरोल पर सभी डॉक्टरों। जजों और पुलिस के नाम। आपने इसे पहले क्यों नहीं दिया? मैं डर गया था। उसने स्वीकार किया कि ओबेरॉय ने मुझे धमकी दी थी। उसने कहा कि अगर मैं बोलता हूं तो मेरे परिवार को कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन फिर मैंने एक 10 साल की लड़की को वो करते देखा जो करने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। मैंने उस मुकदमे में तुम्हारा साहस देखा, और मैं इतना शर्मिंदा था कि मैं उस अपराध के साथ और नहीं जी सकता था। उसने लिफाफा आन्या को दिया। इसे अर्जुन राठौर को दो। वो जानता होगा कि क्या करना है। ये एकमात्र प्रति है। अगर मेरे साथ कुछ होता है तो ओबेरॉय जीत जाएगा, और आप? आन्या ने कांपते हाथों से लिफाफा लिया। मैं तुम्हारे पिता को वापस लाऊंगा। गुप्ता ने कार फिर से शुरू की। मैं जानता हूं कि वे उसे कहां रख रहे हैं। जबकि ओबेरॉय सोचता है कि मैं उसकी तरफ हूं, मैं स्वतंत्र रूप से घूम सकता हूं। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मुझे धोखा नहीं दे रहे हैं? आन्या ने चुनौती दी। गुप्ता ने उसे रियर व्यू मिरर से देखा। तुम नहीं जानती। लेकिन तुम्हारे पिता दूसरों की अच्छाई में विश्वास करते थे, तब भी जब उन्हें नहीं करना चाहिए था। मुझे लगता है कि हम दोनों इस बात पर दाव लगा रहे हैं कि उस अच्छाई का कुछ हिस्सा अभी भी इस दुनिया में मौजूद है। वो उसे शहर वापस ले गया, लेकिन अपार्टमेंट में नहीं। उसने उसे उस इमारत के सामने छोड़ दिया जहां मीरा का कार्यालय था। आन्या के उतरने से पहले गुप्ता ने आखिरी बार कहा, अपने पिता से कहना कि मुझे खेद है कि अगर मैं वापस जा सकता तो वो कर सकता। आन्या ने उसे बीच में टोका।
आप अभी सही काम करके वापस जा सकते हैं। गुप्ता ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक उदास मुस्कान की छाया थी। तुम मेरे जाने पहचाने कई वयस्कों से कहीं ज्यादा स्मार्ट हो। तुम्हारे पिता को बहुत गर्व होगा। कार चली गई। आन्या को फुटपाथ पर अकेले एक लिफाफे के साथ छोड़ दिया जिसमें उन सभी का भाग्य था। वो सीढ़ियों से ऊपर भागी और मीरा के कार्यालय के दरवाजे पर पागलों की तरह दस्तक दी। अर्जुन राठौर ने दरवाजा खोला। उसका चेहरा आश्चर्य से अलार्म में बदल गया जब उसने उसे अकेले देखा। तुम्हारे पिता कहाँ हैं? आन्या जल्दी से अंदर चली गई, लिफाफे को मीरा को देते हुए। लेकिन हमारे पास ये है डॉक्टर गुप्ता, उन्होंने पक्ष बदल लिया है। इसमें वो सब कुछ है जिसकी हमें जरूरत है। मीरा ने लिफाफा लिया और सामग्री की जांच करना शुरू कर दिया। हर दस्तावेज, हर रिकॉर्डिंग, हर दोषारोपण के सबूत के साथ उसकी आंखें और चौड़ी हो गई। हे भगवान, उसने फुसफुसाया, ये ओबेरॉय को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। दर्जनों लोगों को जेल में डालने के लिए। इसीलिए वे मेरे पापा को मार देंगे अगर उन्हें पता चलता है कि ये मौजूद है। आन्या ने पूरा किया। अर्जुन का फोन बजा। उसने फोन उठाया, थोड़ी देर सुना और उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये जज खन्ना थे। उसने फोन काटते हुए कहा, उन्हें अभी अभी ओबेरॉय से एक संदेश मिला है। अगर हम सभी सबूत नहीं सौंपते और 3 घंटे के भीतर प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द नहीं करते तो वे डॉक्टर विक्रम को मार देंगे। आन्या ने महसूस किया कि दुनिया रुक गई है। उन्हें सबूत मिल गए थे, लेकिन वे एकमात्र चीज खोने वाले थे जो मायने रखती थी। हम क्या करें? मीरा ने पूछा, अर्जुन और आन्या के बीच देखते हुए। लड़की सीधी खड़ी हो गई, उन आंसुओं को पोंछ दिया जो बनने लगे थे। उसकी आंखों में कुछ नया था। ये सिर्फ साहस या हताशा नहीं थी। ये पूर्ण दृढ़ संकल्प था। हम दोनों काम करते हैं, लड़की ने दृढ़ आवाज में कहा। मेरे पापा को बचाओ और ओबेरॉय को एक ही समय में नष्ट कर दो। कैसे? अर्जुन ने पूछा। आन्या मुस्कुराई। ये एक छोटी लड़की की मुस्कान नहीं थी, ये किसी ऐसे व्यक्ति की मुस्कान थी जिसने वयस्कों का खेल खेलना सीख लिया था और जीतने के लिए तैयार थी। एकमात्र शक्ति के साथ जिसे ओबेरॉय ना तो खरीद सकता था और ना ही धमकी दे सकता था। लड़की ने जवाब दिया, सच। सीधे सभी को देखने के लिए। और उसने एक ऐसी योजना की व्याख्या करना शुरू कर दिया जो इतनी जोखिम भरी थी कि बेतुकी थी, जो केवल तभी सफल हो सकती थी जब हर कोई अपनी भूमिका पूरी तरह से निभाए। घड़ी 3 बजे अंतिम लड़ाई शुरू होने वाली थी। कन्वेंशन सेंटर का प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम खचाखच भरा था। टीवी कैमरे, जिज्ञासु पत्रकार, जिन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में सुना था जो देश की सबसे बड़ी दवा साजिश के बारे में सच उजागर करने का वादा करती थी। ठीक वही जो आन्या ने योजना बनाई थी। अधिकतम सार्वजनिक प्रदर्शन। लेकिन जो कोई नहीं जानता था वो ये था कि ये सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये एक चाल था और चारा खुद लड़की थी। तुम निश्चित हो? मीरा ने उसे 10वीं बार पूछा, आन्या के ब्लाउज में छिपे छोटे माइक्रोफोन को समायोजित करते हुए। अगर कुछ भी गलत होता है तो मेरे पापा फिर भी मर जाएंगे। आन्या ने एक शांत भाव से जवाब दिया जो उसने महसूस नहीं किया। ये हमारा एकमात्र मौका है। अर्जुन राठौर ने चिंता से अपनी घड़ी देखी। गुप्ता ने कहा कि वो विक्रम को 11 बजे स्थिति में लाएगा। अब 10:45 हैं। 15 मिनट। और जज खन्ना? आन्या ने पूछा। अर्जुन ने पुष्टि की कि वो रास्ते में है। लेकिन आन्या, तुम्हें एक बात समझने की जरूरत है। अगर अरुण वास्तव में वो करने की कोशिश करता है जो तुमने योजना बनाई है, तो उसका शरीर प्रतिक्रिया नहीं दे सकता है। मनोवैज्ञानिक लकवा केवल इसलिए गायब नहीं हो जाता क्योंकि वो चाहता है। इसके लिए एक अत्यधिक भावनात्मक उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। मैं जानती हूं। आन्या ने मंच की ओर देखा जहां दर्जनों मरीज जिन्हें उसके पिता ने बचाया था बैठे थे। गवाही देने के लिए तैयार थे, इसलिए ये काम करेगा। दरवाजा खुला और श्रीमती थॉमस अंदर आईं। उनके पीछे जज खन्ना अपनी व्हीलचेयर पर थे, लेकिन आन्या ने उनमें कुछ और देखा। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। उद्देश्य? सब कुछ तैयार है? खन्ना ने पूछा। अर्जुन ने पुष्टि की कि लाइव प्रसारण ठीक 10 मिनट में शुरू होगा। 20 अलग अलग चैनल और इंटरनेट पर लाइव स्ट्रीम। एक बार शुरू होने के बाद कोई वापसी नहीं है। अच्छा? खन्ना ने सिर हिलाया, क्योंकि राकेश ओबेरॉय ने अभी अभी अपनी उपस्थिति की पुष्टि की है। उसके बाद का सन्नाटा बिजली के झटके जैसा था। क्या? मीरा लगभग चिल्लाई। ओबेरॉय यहां आ रहा है। मैंने उसे एक विशेष निमंत्रण भेजा था। खन्ना बिना किसी हास्य के मुस्कुराया।
मैंने कहा कि अगर वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोकना चाहता है तो उसे मुझसे सीधे सामना करना होगा। उसका अहंकार उसे मना करने की अनुमति नहीं देगा। ये एकदम सही है, आन्या ने कहा। उसके दिमाग में पहले से ही योजना को समायोजित कर लिया था। अगर वो यहाँ है तो वो मेरे पापा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसे मेरे पापा को एक विनिमय वस्तु के रूप में चाहिए होगा। बिल्कुल, खन्ना सहमत हुए। लेकिन सावधान रहना लड़की, ओबेरॉय बहुत खतरनाक होता है जब वो कोने में महसूस करता है। 10:55 कमरा खचाखच भरा था। कैमरे लगे हुए थे, पत्रकार सवाल तैयार कर रहे थे और भीड़ के बीच कहीं अन्य जानती थी कि ओबेरॉय के लोग आदेश का इंतजार कर रहे हैं। 11 बजे अर्जुन राठौर मंच पर आए। भीड़ की फुसफुसाहट तुरंत शांत हो गई। देवियों और सज्जनों, उनकी आवाज लाउडस्पीकर के माध्यम से गूंजी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए धन्यवाद। ये आपके देश की स्वास्थ्य प्रणाली को समझने के तरीके को बदल देगा। उसी क्षण पिछले दरवाजे खुले। राकेश ओबेरॉय ऐसे अंदर आया जैसे वो इस जगह का मालिक हो। लंबा, सफेद बालों वाला, पूरी तरह से तैयार, एक नई कार से ज्यादा महंगा सूट। उसकी उपस्थिति ने ध्यान आकर्षित किया, लेकिन आन्या ने एक बात नोट की। उसकी आंखें पागलों की तरह कुछ या किसी को ढूंढ रही थीं। हम यहां हैं, अर्जुन ने जारी रखा, एक ऐसी साजिश को उजागर करने के लिए जिसने निर्दोष लोगों की जान ले ली है। ये खुलासा करने के लिए कि कैसे एक दवा निगम ने दबाव में हेरफेर किया है, अधिकारियों को रिश्वत दी है और उन लोगों की हत्या की है जो सच उजागर करने की धमकी देते हैं। ओबेरॉय गलियारे के बीच में रुक गया। उसका चेहरा अभी भी शांत था, लेकिन आन्या ने उसके कंधों पर तनाव देखा और शुरू करने के लिए अर्जुन ने आन्या की ओर इशारा किया। मैं आपको उस व्यक्ति से मिलवाना चाहता हूं जिसमें वो साहस है जो कई वयस्कों में नहीं था। आन्या सिंह। आन्या मंच पर आई। कैमरे उसकी ओर मुड़ गए। हजारों, शायद लाखों लोग उस समय देख रहे थे। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा कि हर कोई सुन सकता है। मेरा नाम आन्या है। उसकी आवाज माइक्रोफोन के माध्यम से बढ़ाई गई थी। मैं 10 साल की हूं और मेरे पिता डॉक्टर विक्रम सिंह पर झूठा आरोप लगाया गया है, एक ऐसा अपराध जो उन्होंने नहीं किया। सुनवाई के दौरान ओबेरॉय आगे बढ़ने लगा। उसके अंगारक्षक रणनीतिक रूप से पूरे कमरे में फैल गए। लेकिन मैं सिर्फ उनकी रक्षा करने के लिए यहां नहीं हूं, आन्या ने जारी रखा। मैं यहां असली अपराधी पर आरोप लगाने के लिए हूं, जो दर्जनों, शायद सैकड़ों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार है। वो आदमी जो वहां खड़ा है। लड़की ने सीधे राकेश ओबेरॉय की ओर इशारा किया। कैमरे तेजी से घूमे, फ्लैश फटे। ओबेरॉय जम गया, 20 लाइव टीवी कैमरों की सुर्खियों में फंस गया। ये बहुत गंभीर आरोप हैं लड़की, ओबेरॉय ने शांत आवाज में कहा। लेकिन आन्या ने मुखौटे के पीछे का जहर देखा। ऐसे आरोप जिन्हें मानहानि माना जा सकता है। मानहानि? आन्या ने अपनी जेब से एक उपकरण निकाला। ये वो यूएसबी थी जो डॉक्टर गुप्ता ने प्रदान की थी, जिसमें रिकॉर्डिंग, दस्तावेज, अकाटे सबूत थे। ये आन्या ने ऊंचा उठाया। इसमें आपकी रिकॉर्डिंग है जिसमें आप गुएन वैन होम को जहर देने का आदेश दे रहे हैं। इसमें जजों, पुलिस और डॉक्टरों को रिश्वत देने वाले बैंक हस्तांतरण है। इसमें दोषपूर्ण दवाएं प्राप्त करने वाले सभी अस्पतालों की सूची है। ओबेरॉय का सारा रंग उड़ गया। ये असंभव है, ऐसा कोई सबूत नहीं है। नहीं। एक नई आवाज शामिल हुई। डॉक्टर गुप्ता मंच पर आए। उनका चेहरा बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया। क्योंकि मैंने इसे खुद इकट्ठा किया है। आपके साथ मेरी हर बातचीत, हर निर्देश जो आपने मुझे अदालत में झूठ बोलने के लिए दिया, सब कुछ रिकॉर्ड किया गया है। ओबेरॉय ने एक कदम पीछे लिया। उसकी आंखें पागलों की तरह भागने का रास्ता ढूंढ रही थीं। और ये सिर्फ मेरे शब्द आपके शब्दों के खिलाफ नहीं है, गुप्ता ने जारी रखा। 37 अन्य डॉक्टर गवाही देने को तैयार हैं। सभी को आपने रिश्वत दी। सभी उस अपराध के साथ जीने से थक गए हैं। इसके अलावा जज खन्ना ने अपनी व्हीलचेयर को मंच के सामने की ओर घुमाया। मैं व्यक्तिगत रूप से उन धमकियों के बारे में गवाही दूंगा जो मुझे डॉक्टर विक्रम को दोषी ठहराने के लिए मिली थी, मेरे परिवार के खिलाफ। मेरे बेटे के खिलाफ धमकियां। पूरा कोर्टरूम भड़क उठा। पत्रकार सवाल चिल्ला रहे थे। कैमरे ओबेरॉय पर केंद्रित थे, जो अब स्पष्ट रूप से घबरा रहा था। ये एक सर्कस है, वो आखिरकार चिल्लाया। एक सफल व्यवसायी के खिलाफ एक साजिश। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। मीरा, एक सहायक, स्क्रीन पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिखाई दी। उसने एक रिकॉर्डिंग चलाना शुरू कर दिया। ओबेरॉय की आवाज अचूक थी, देश को हिला देने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2 दिन बाद। आन्या एक अस्पताल के कमरे में जागी। वो घायल नहीं थी, लेकिन पिछले हफ्तों की भावनात्मक और शारीरिक थकावट ने आखिरकार उसे गिरा दिया था।
डॉक्टरों ने जोर देकर कहा कि उसे आराम और निगरानी की जरूरत है। उसके पिता उसके बगल में कुर्सी पर सो रहे थे। विक्रम का हाथ उसके हाथ में कसकर पकड़ा हुआ था, यहां तक कि सपने में भी। जज खन्ना अगले कमरे में गहन भौतिक चिकित्सा ले रहे थे। उनके खड़े होने के वीडियो वायरल हो गए थे। 48 घंटे से भी कम समय में 50 मिलियन से अधिक बार देखे गए थे। लेकिन आन्या को जीत महसूस नहीं हुई। उसे कुछ अंधेरा आता हुआ महसूस हुआ। दरवाजा चुपचाप खुला। अर्जुन राठौर अंदर आया। उसके गंभीर चेहरे ने उसके बोलने से पहले ही सब कुछ कह दिया। हमें बात करने की जरूरत है, उसने फुसफुसाया। विक्रम को जगाने की कोशिश नहीं कर रहा था। अब आन्या सावधानी से बिस्तर से उतरी। वो अर्जुन के पीछे खाली अस्पताल के गलियारे में गई, जहां मीरा कांपते हाथों में एक टैबलेट लिए इंतजार कर रही थी। क्या हुआ? आन्या ने पूछा। हालांकि उसका एक हिस्सा जवाब नहीं जानना चाहता था। हमने ओबेरॉय के साथी की पहचान कर ली है। मीरा ने टैबलेट घुमाया। स्क्रीन पर एक बूढ़ी औरत की तस्वीर थी, लगभग 60 साल की, सुरुचिपूर्ण, ठंडी आंखों के साथ। जो आत्मा के आर पार देखती हुई लगती थी, उसका नाम डॉक्टर लीला वर्मा है। एक डॉक्टर? आन्या ने भौएं से कोड़ी। वो ओबेरॉय की बॉस है। बिल्कुल, अर्जुन ने समझाया। वो बहुत बदतर है। ओबेरॉय सिर्फ सार्वजनिक चेहरा था। लीला वर्मा ही भूविन को वास्तव में नियंत्रित करती हैं, और 3 निजी अस्पतालों, 2 स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को भी नियंत्रित करती हैं, और उच्चतम स्तर पर राजनेताओं के साथ उनके संबंध हैं। और उन्होंने उसे ओबेरॉय के साथ क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि आधिकारिक तौर पर उनके बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। मीरा ने जवाब दिया। हमारे पास जो भी सबूत हैं वे ओबेरॉय पर लक्षित हैं। लीला वर्मा ने सुनिश्चित किया कि कोई निशान ना छूटे। अब तक अर्जुन ने उदासी से जोड़ा, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो चिंतित हो गई, और चिंतित लोग गलतियां करते हैं। मीरा ने एक और तस्वीर स्लाइड की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कमरे के पीछे ली गई एक तस्वीर थी। लगभग 40 साल का एक पतला आदमी धूप का चश्मा पहने सावधानी से नोट्स ले रहा था। आन्या ने महसूस किया कि उसके शरीर में खून जम गया है। वो अदालत में था। जिस दिन सब कुछ शुरू हुआ, मैंने उसे दर्शक दीर्घा में देखा था। उसका नाम फामन तुआन है। अर्जुन ने पुष्टि की कि वो सीधे श्रीमती वर्मा के लिए काम करता है। उसने हर हरकत को रिकॉर्ड किया है। हमने किया, हर व्यक्ति जिससे हमने बात की। क्यों? आन्या ने एक आदिम भय को अपनी रीढ़ की हड्डी पर चढ़ते हुए महसूस किया, क्योंकि श्रीमती वर्मा सिर्फ बदला नहीं चाहती थीं। मीरा ने टैबलेट बंद कर दिया। तस्वीरों को और नहीं देख सकती थीं। वो एक संदेश भेजना चाहती थीं कि कोई भी, बिल्कुल कोई भी, उसे उजागर नहीं कर सकता और कहानी बताने के लिए जीवित नहीं रह सकता। अर्जुन आन्या के सामने घुटनों के बल बैठ गया। धीरे लेकिन दृढ़ता से उसके कंधों पर हाथ रखा। आन्या, मुझे तुम्हें बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। ये महिला ओबेरॉय से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो स्मार्ट है। वो तुम पर सीधे हमला नहीं करेगी, वो कुछ बहुत बुरा करेगी। क्या? वो धीरे धीरे व्यवस्थित रूप से हर उस चीज को नष्ट कर देगी जिसे तुम प्यार करती हो, जब तक कि तुम ये कामना ना करो कि तुमने ये लड़ाई कभी शुरू ही नहीं की थी। शब्द आन्या के पेट में पत्थर की तरह गिरे। मेरे पापा यहाँ सुरक्षित है, अर्जुन ने आश्वासन दिया। हमारे पास हर प्रवेश द्वार पर सुरक्षा है, लेकिन ऐसे और भी लोग हैं जिन्होंने मदद की। श्रीमती थॉमस, डॉक्टर गुप्ता। जज खन्ना, वे सभी अब लक्ष्य हैं, जैसे कि ब्रह्मांड उसके शब्दों की पुष्टि कर रहा हो। मीरा का फोन बजा। उसने फोन उठाया, थोड़ी देर सुना और उसका चेहरा रंगहीन हो गया। क्या? अर्जुन ने मांग की। श्रीमती थॉमस पर अभी अभी हमला हुआ है। किसी ने उनके घर में घुसकर सब कुछ नष्ट कर दिया, एक नोट छोड़ा। नोट में क्या लिखा है? मीरा ने अपना फोन उठाया ताकि वो उन्हें भेजी गई एक तस्वीर दिखा सके। नोट पत्रिकाओं से काटे गए अक्षरों में लिखा रहा था, जैसे कि एक थ्रिलर फिल्म में। हीरो भी खून बहाते हैं, खासकर छोटे वाले। आन्या ने महसूस किया कि उसके पैर कमजोर हो रहे हैं। अर्जुन ने उसे गिरने से पहले पकड़ लिया। हमें हर किसी को यहां से बाहर निकालना होगा, मीरा ने तत्काल कहा। विक्रम, खन्ना, आन्या को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। आन्या की आवाज ने निराशा को काट दिया। हम नहीं भागेंगे। आन्या, तुम एक बच्ची हो, तुम नहीं कर सकती। मैंने इसे खत्म कर दिया है, लड़की चिल्लाई, दोनों वयस्कों को आश्चर्यचकित करते हुए। मैंने ओबेरॉय को उजागर किया, मैंने जज को मनाया। मैंने सभी टुकड़ों को इकट्ठा किया
और मैं अब सिर्फ इसलिए नहीं भागूंगी क्योंकि एक दुष्ट बूढ़ी औरत मुझे डराना चाहती है। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी आवाज कांप नहीं रही थी। अगर वो मुझे डराना चाहती है तो मैं उसे वापस डराऊंगी। मैं उसे दिखाऊंगी कि चाहे वो कितनी भी शक्तिशाली हो, वो किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जीत सकती जो प्यार के लिए लड़ रहा हो। अर्जुन ने अपने सामने लड़की को देखा और कुछ ऐसा देखा जिससे उसे गर्व और आतंक दोनों महसूस हुआ। उसने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो सब कुछ बलिदान करने को तैयार था। तुम क्या सुझाव देती हो? उसने अंत में पूछा। एक चाल। आन्या ने आंसू पोंछे। इस बार वो चूहा थी। अगले कमरे में जज खन्ना एक समानांतर बार के सामने खड़े थे, कांपते हुए लेकिन जानबूझकर कदम उठा रहे थे। भौतिक चिकित्सक उसे प्रोत्साहित कर रहा था, लेकिन खन्ना ने मुश्किल से सुना। उसका दिमाग कहीं और था। दरवाजा खुला और उसका बड़ा बेटा रोहन, लगभग 25 साल का, जिसे डॉक्टर विक्रम ने कई साल पहले बचाया था, अंदर भागा। पापा, लड़का हाँफ रहा था, मुझे आपसे बात करनी है। तत्काल खन्ना व्हीलचेयर पर गिर गया, थका हुआ लेकिन अपनी प्रगति से संतुष्ट। क्या बात है बेटा? मुझे आज ये मिला। रोहन ने एक लिफाफा दिया। अंदर तस्वीरें थीं। लड़के के अपार्टमेंट छोड़ने, काम पर जाने, दोस्तों के साथ दोपहर का भोजन करने की तस्वीरें। हर तस्वीर में लड़के के चेहरे पर एक लाल एक्स का निशान था। खन्ना का रंग उड़ गया। ये कब आया? आज सुबह। पापा, क्या और कुछ है? उन्होंने कहा कि अगर आप आगामी मुकदमे में ओबेरॉय के संगठन के खिलाफ गवाही देते हैं तो मैं नहीं। खन्ना ने उसे बीच में टोका। उसकी आवाज बहन गई। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने दूंगा। पापा, आप अपनी गवाही वापस ले लेंगे? जो कुछ हुआ उसके बाद रोहन अपने पिता के सामने घुटनों के बल बैठ गया। पापा, मेरी बात सुनो। सालों तक मैंने आपको उस व्हीलचेयर पे जीते देखा, शरीर से नहीं बल्कि अपने डर से कैद। और अब जब आपने आखिरकार खड़े होने का साहस पाया है तो आप फिर से बैठ जाएंगे। लेकिन तुम मेरे बेटे हो, मैं जोखिम नहीं ले सकता। डॉक्टर विक्रम ने मुझे बचाया जब मैं 8 साल का था। रोहन ने बीच में टोका। उन्होंने मुझे जीने का दूसरा मौका दिया। और क्या आप जानते हैं कि मैंने उस मौके के साथ क्या किया? मैंने चिकित्सा का अध्ययन किया। मैं एक बाल रोग विशेषज्ञ बन गया। मैंने दर्जनों बच्चों को बचाया क्योंकि किसी ने मुझे पहले बचाया था। खन्ना के गालों पर आंसू लुढ़क गए। अगर हम सही चीज की रक्षा के लिए मरते हैं रोहन, खन्ना ने जारी रखा, तो हम उस जीवन का सम्मान करने के लिए मरते हैं जो डॉक्टर विक्रम ने मुझे वापस दिया। लेकिन अगर हम कायरों की तरह जीते हैं तो उन्होंने मुझे किस लिए बचाया? पिता पुत्र गले मिले, दोनों रो रहे थे, दोनों डरे हुए थे, दोनों दृढ़ थे। उसी क्षण आन्या अर्जुन और मीरा के साथ दरवाजे पर दिखाई दी। माननीय न्यायाधीश, लड़की ने दृढ़ आवाज में कहा, हमें एक बार फिर आपकी मदद की जरूरत है, लेकिन इस बार यह पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। उस रात शहर के बाहरी इलाके में एक हवेली में डॉक्टर लीला वर्मा फार्म अंटुआन से रिपोर्ट प्राप्त कर रही थीं। धमकियां भेज दी गई हैं। टुआन ने बताया कि श्रीमती थॉमस डरी हुई हैं। जज का बेटा भी। 24 घंटे में वे सभी गवाही देने से बहुत डर जाएंगे। और लड़की? वर्मा ने एक घूंट महंगी शराब पीते हुए पूछा। वो अस्पताल में है। संरक्षित लेकिन कमजोर। अच्छा। वर्मा मुस्कुराई। बच्चे हमेशा नायकों की कमजोरी होते हैं। आपको परेशान करने के लिए खेद है। बातचीत में एक नई आवाज शामिल हुई। दोनों सुरक्षाकर्मियों द्वारा अनुरक्षित मुख्य दरवाजे से डॉक्टर गुप्ता को आते देखने के लिए मुड़े। डॉक्टर गुप्ता? वर्मा वास्तव में आश्चर्यचकित होकर खड़ी हुई। आप यहां क्या कर रहे हैं? मैं बातचीत करने आया हूं, गुप्ता ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया। मैं जानता हूं कि तुम लोग आन्या को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हो। और मैं इस संगठन के कारण किसी और बच्चे को मरने नहीं दे सकता। आपका बेटा पहले ही मर चुका है, डॉक्टर विक्रम ने बेरहमी से कहा। आप और क्या खो सकते हैं? मेरी आत्मा, गुप्ता ने बस इतना जवाब दिया। मैंने अपने बेटे को खो दिया, मैंने अपनी प्रतिष्ठा खो दी, लेकिन एक चीज है जो मैं नहीं खोऊंगा, मरने से पहले कुछ सही करने का मौका। वर्मा ने उसे ध्यान से देखा। आप क्या प्रस्ताव देते हैं? मुझे आन्या को अस्पताल से बाहर ले जाने दो। मैं तुम लोगों को वो करने का एक आदर्श मौका दूंगा जो तुम लोगों को करना है। बदले में तुम लोग डॉक्टर विक्रम और बाकी सभी को अकेला छोड़ दो। हम ये सौदा क्यों करेंगे? तो आन ने संदेह किया। हम उसे जब चाहें तब पकड़ सकते हैं, तुम नहीं कर सकते। गुप्ता कड़वाहट से मुस्कुराया। क्योंकि अब उसके पास अंगरक्षक हैं, क्योंकि मीडिया लगातार उस पर नजर रखे हुए हैं। कोई भी स्पष्ट कार्रवाई पकड़ी जाएगी।
लेकिन अगर मैं, जिसे उसे बचाने वाला माना जाता है, उसे अस्पताल से बाहर ले जाता हूं और कहता हूं कि ये उसकी रक्षा के लिए है, तो कोई भी संदेह नहीं करेगा। वर्मा ने इस पर विचार किया। और आपको इस सौदे से क्या लाभ होता है? शांति, गुप्ता ने जवाब दिया। ये जानने की शांति कि कम से कम मैंने इस आपदा में कुछ बचाया। उसे बचाने के लिए उसे डॉक्टर विक्रम को सौंप दो। वो उसके लिए आत्मसमर्पण कर देगा और मैं आखिरकार स्वर्ग में अपने बेटे को बिना शर्मिंदगी महसूस किए देख सकूंगा। सन्नाटा लंबा खिंचा। अंत में वर्मा ने सिर हिलाया। ठीक है डॉक्टर गुप्ता, आपके पास उसे सौंपने के लिए 24 घंटे हैं। अगर आप असफल होते हैं तो मैं असफल नहीं होऊंगा। गुप्ता मुड़ा और चला गया। कल आधी रात को तुम्हारे पास आन्या होगी और ये आखिरकार खत्म हो जाएगा। जब गुप्ता हवेली से निकला तो वो अपनी कार के पास गया। उसके पैर कांप रहे थे। ड्राइवर की सीट पर बैठा और पहली बार रोया जब से उसका बेटा मरा था। फिर उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। अर्जुन, गुप्ता ने कहा जब किसी ने फोन उठाया। मैं अंदर हूं, योजना चल रही है। अगले दिन जब शहर पर सूरज ढल रहा था, आन्या अस्पताल के कमरे में खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके पिता आखिरकार कई दिनों की उचित नींद के बाद सो गए थे। जज खन्ना अगले कमरे में चलने का अभ्यास कर रहे थे। हर कदम सालों की आत्मकैद पर एक जीत थी। और इस शहर में कहीं अच्छे लोग एक राक्षस को रोकने के लिए एक हताश योजना में सब कुछ बलिदान करने की तैयारी कर रहे थे। आन्या ने खिड़की के शीशे को छुआ, अपनी परछाई देखी। उसने एक 10 साल की लड़की देखी जो बहुत जल्दी बड़ी हो गई थी, जिसने दुनिया के बारे में ऐसी बातें सीखी थीं जो किसी बच्चे को नहीं जाननी चाहिए। लेकिन उसने कुछ और भी देखा। उसने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसने खोजा था कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, ये सही काम करना है, तब भी जब वो आतंक से कांप रही हो। कल उसने अपनी परछाई से फुसफुसाया, ये किसी ना किसी तरह से खत्म हो जाएगा। और लीला वर्मा की हवेली में महिला डॉक्टर अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी, अपनी जीत के प्रति आश्वस्त थी। वो नहीं जानती थी कि जाल आन्या के लिए नहीं बल्कि उसके लिए था, और ये बंद होने वाला था। आधी रात शहर के बाहरी इलाके में परित्यक्त गोदाम अंधेरे में डूबा हुआ था। आन्या डॉक्टर गुप्ता का हाथ पकड़कर चल रही थी, जिसे उसे सीधे लीला वर्मा के हाथों में ले जाने वाला माना जाता था। लेकिन जो कोई नहीं देख सकता था वो ये था कि ऊपर के रैफ्टरों में 30 संघीय एजेंट छिपे हुए थे। आन्या के कपड़ों में सिले हुए माइक्रो कैमरे और पास की इमारतों पर तैनात स्नाइपर थे। क्या तुम डर रही हो? गुप्ता ने उसे धीमी आवाज में पूछा जब वे गोदाम के दरवाजे के पास पहुंचे। मैं बहुत डर रही हूं, आन्या ने स्वीकार किया, लेकिन मेरे पापा ने मुझे सिखाया है कि डर तभी जीतता है जब हम सही काम करना बंद कर देते हैं। गुप्ता ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तुम मेरे जाने पहचाने किसी भी वयस्क से ज्यादा बहादुर हो। दरवाजा खुला। अंदर डॉक्टर लीला वर्मा, फार्म अंतुआन और 1 दर्जन अंगरक्षकों के साथ इंतजार कर रही थीं। गोदाम की मंद रोशनी ने नाचते हुए साए बनाए, जिससे सब कुछ एक बुरे सपने जैसा लग रहा था। डॉक्टर गुप्ता, वर्मा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में कोई गर्मी नहीं थी। मैंने देखा कि आपने सौदे का अपना हिस्सा पूरा कर लिया है। ये लड़की है, गुप्ता ने धीरे से आन्या को आगे धकेला। अब आपकी बाई है, डॉक्टर विक्रम और बाकी सभी को अकेला छोड़ दो। बेशक, वर्मा ने धीरे से झूठ बोला। आन्या के पास आई। लड़की, तुमने बहुत परेशानी पैदा की है। एक छोटी लड़की से ज्यादा, और तुमने बहुत से लोगों को चोट पहुंचाई है, आन्या ने जवाब दिया। उसकी आवाज उसके महसूस किए गए आतंक के बावजूद दृढ़ थी। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा। वर्मा आन्या के स्तर पर झुक गई। क्या तुम जानती हो कि जो लड़कियां चुप नहीं रहती उनके साथ क्या होता है? वे दुनिया को बदलने वाली महिलाएं बन जाती हैं, आन्या ने जवाब दिया, सीधे उसकी आंखों में देखते हुए। एक पल के लिए वर्मा के भाव में कुछ चमका, आश्चर्य शायद, या अनैच्छिक सम्मान। दुख की बात है, उसने अंत में कहा जब वो उठी। तो हम अपने संगठन में तुम्हारे जैसे दृढ़ संकल्प वाले किसी का उपयोग कर सकते थे। तू आन, उसे ले जाओ। कहाँ? बिल्कुल,
एक नई आवाज गोदाम में गूंजी। मुख्य बत्तियां अचानक जल उठीं, अस्थायी रूप से सभी को अंधा कर दिया। जब दृष्टि स्पष्ट हुई, अर्जुन राठौर मुख्य प्रवेश द्वार पर खड़े थे, जिनके साथ गोलियों से लैस संघीय एजेंट थे। डॉक्टर लीला वर्मा, अर्जुन ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की, आपको हत्या की साजिश, नकली दवाओं की तस्करी, सार्वजनिक अधिकारियों को रिश्वत देने और लगभग 37 अतिरिक्त अपराधों के लिए गिरफ्तार किया जाता है। वर्मा का चेहरा एक पल में आत्मविश्वास से गुस्से में बदल गया। कैसे? हमें कैसे पता चला कि आप खुद आएंगी? गुप्ता ने वर्मा के अंगरक्षकों से अलग होकर आगे कदम बढ़ाया। क्योंकि मैं महीनों से आपके मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल का अध्ययन कर रहा हूं। आप कभी भी गंदे काम के लिए दूसरों पर भरोसा नहीं करती। आप हमेशा अंतिम प्रहार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना चाहती हैं। आपका अहंकार आपको कुछ और करने की अनुमति नहीं देगा। देशद्रोही। तुआन ने बंदूक तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन 3 एजेंटों ने उसे छूने से पहले ही उसे नीचे गिरा दिया। मैं देशद्रोही नहीं हूं, गुप्ता ने शांत भाव से कहा, जब उन्होंने तुआन को हथकड़ी लगाई। मैं एक पिता हूं जिसने इस संगठन के कारण अपने बेटे को खो दिया, और अब मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि कोई और पिता इसी तरह का अनुभव ना करे। वर्मा ने पिछले निकास की ओर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका रास्ता अवरुद्ध था। जज खन्ना अंधेरे से बाहर निकले, लेकिन व्हीलचेयर पर नहीं। वो एक छड़ी के सहारे धीरे धीरे चल रहे थे। लेकिन वो बहाल गरिमा के साथ चल रहे थे। डॉक्टर वर्मा, उन्होंने कहा, और उनकी आवाज में सालों के न्याय का वजन था, जो आखिरकार लागू हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में। मैं व्यक्तिगत रूप से ये सुनिश्चित करूंगा कि आपको हर आरोप, हर जीवन जिसे आपने नष्ट किया, हर परिवार जिसे आपने तोड़ा, का सामना करना पड़े। वर्मा ने कांपती उंगली से उस पर इशारा किया। आप लकवाग्रस्त थे, कैसे? एक बहादुर लड़की ने मुझे सिखाया कि हम अपने दिमाग में जो जेल बनाते हैं, वे किसी भी भौतिक पिंजरे से ज्यादा मजबूत होती हैं, खन्ना ने जवाब दिया। और ये कि सच्ची स्वतंत्रता का एकमात्र मार्ग सही काम करना है, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। आन्या उसकी ओर भागी। खन्ना ने अपना खाली हाथ बढ़ाया और लड़की ने उसके बगल में शरण ली, जबकि एजेंटों ने वर्मा को घेर लिया। ये अभी खत्म नहीं हुआ है, वर्मा ने फुसफुसाया जब उन्होंने उसे हथकड़ी लगाई। मेरे पास वकील, संबंध, ऊंचे स्थानों पर दोस्त है। आपके पास थे। मीरा एक टैबलेट पकड़े हुए दिखाई दी। क्योंकि पिछले 30 मिनट में जब आप यहां थीं, संघीय एजेंटों ने एक साथ आपके पेरोल पर 17 भ्रष्ट अधिकारियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 सीनेटर, 5 जज और दवा नियामक एजेंसी के निदेशक शामिल हैं। जब वर्मा का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि आन्या ने सिर्फ आपको पकड़ने की योजना नहीं बनाई थी, अर्जुन ने समझाया, उसने आपके पूरे नेटवर्क को नष्ट करने की योजना बनाई थी। गुप्ता के दस्तावेजों में हर नाम, हर बैंक लेन देन, हर रिकॉर्ड की गई बातचीत, हमने सब कुछ इस्तेमाल किया। एक लड़की, वर्मा ने पूर्ण अविश्वास के साथ फुसफुसाया, एक 10 साल की लड़की ने मुझे नष्ट कर दिया। नहीं, आन्या ने स्पष्ट आवाज में कहा, आपकी अपनी दुष्टता ने आपको नष्ट कर दिया। मैंने सिर्फ ये सुनिश्चित किया कि दुनिया इसे देखेगी। उसी क्षण गोदाम के पिछले दरवाजे खुले। डॉक्टर विक्रम अंदर भागे। वो योजना के हिस्से के रूप में कमांड कार में इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने आन्या को सुरक्षित देखा तो उनके पैर राहत से लगभग कमजोर हो गए। पापा, आन्या उसकी ओर भागी, उसकी बाहों में कूद गई। विक्रम ने उसे पकड़ लिया। उससे हवा में घुमाया। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। मेरी बहादुर बेटी, मेरी हीरो बेटी, मेरी छोटी विशालकाय बेटी, हमने कर दिखाया। पापा, आन्या उसके गले में सिसक रही थी। ये खत्म हो गया है, हम सुरक्षित हैं, तुम्हारी वजह से। विक्रम ने उसे नीचे रखा, उसकी आंखों में देखने के लिए घुटनों के बल बैठ गया। तुम्हारे साहस, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे बड़े दिल के लिए धन्यवाद, जिसने कभी भी सही चीज में विश्वास करना बंद नहीं किया। पिता पुत्री गले मिले, जबकि एजेंट लीला वर्मा को हथकड़ी में ले गए। श्रीमती थॉमस, जिन्होंने कमांड सेंटर से समन्वय किया था, आंखों में आंसू लिए गोदाम में दाखिल हुई। डॉक्टर विक्रम, उन्होंने सिसकती आवाज में कहा, 40 साल में मैंने अस्पताल में बहुत कुछ देखा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखा जो इस लड़की ने आपके लिए किया है। उसने मेरी जान से ज्यादा बचाया है। विक्रम ने आन्या को और कसकर गले लगाते हुए जवाब दिया, उसने मुझे मानवता में विश्वास खोने से बचाया है। 3 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट का कोर्टरूम खचाखच भरा था, लेकिन इस बार डॉक्टर विक्रम पर मुकदमा चलाने के लिए नहीं, बल्कि उनका सम्मान करने के लिए। आन्या पहली पंक्ति में बैठी थी, एक सुंदर पोशाक पहने हुए, जिसे श्रीमती थॉमस ने उसके लिए खरीदने पर जोर दिया था।
उसके बगल में मीरा और अर्जुन थे। उनके पीछे दर्जनों मरीज थे जिन्हें विक्रम ने सालों से बचाया था। जज खन्ना ने समारोह की अध्यक्षता की। वो बिना बैसाखी, बिना सहारे के मंच के पीछे खड़े थे। उन्होंने 3 सप्ताह की गहन चिकित्सा ली थी और अब लगभग बिना किसी कठिनाई के चल सकते थे। उनकी रिकवरी के वीडियो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गए थे जो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। डॉक्टर विक्रम सिंह खन्ना ने घोषणा की। उनकी आवाज बहाल अधिकार के साथ गूंज रही थी। 15 साल तक आपने इस समुदाय की अनुकरणीय समर्पण के साथ सेवा की है। आपने जीवन बचाया है जब दूसरों ने जोखिम उठाने से इनकार कर दिया। आपने कमजोरों की रक्षा की है जब दूसरों ने मुंह मोड़ लिया, और आपने हम सभी को हिप्पोक्रेटिक शपथ का सही अर्थ सिखाया है। विक्रम भावनाओं से अभिभूत होकर मंच पर आए, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण खन्ना ने जारी रखा। उन्होंने हमें सिखाया है कि सच्ची महानता कभी ना ठोकर खाने में नहीं है, बल्कि हर बार जब हम गिरते हैं तो उठने में है। मेरे मामले में शाब्दिक रूप से। हल्की हंसी ने कमरे को भर दिया। इसलिए मुझे आपको नागरिक सम्मान पदक प्रदान करने का सम्मान है जो ये अदालत दे सकती है। डॉक्टर विक्रम, आप मानवता के सर्वश्रेष्ठ का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब खन्ना ने विक्रम के गले में पदक पहनाया तो तालियां गूंज उठीं, लेकिन विक्रम की आंखें सिर्फ एक व्यक्ति पर थीं। सर, उन्होंने कहा जब तालियां थम गईं, हालांकि आप इस सम्मान के हकदार हैं, एक और व्यक्ति है जो इस मान्यता का मुझसे ज्यादा हकदार है। वो आन्या की ओर मुड़ा, मेरी बेटी, जिसने 10 साल की उम्र में वो साहस दिखाया जो ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी में नहीं दिखाते, जिसने सही चीज की रक्षा के लिए सब कुछ जोखिम में डाल दिया, जिसने हमें सिखाया कि जब आपका दिल काफी बड़ा हो तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। आन्या खड़ी हो गई। उसके गाल शर्म से लाल हो गए जब सब लोग उसकी ओर मुड़े। वो मेरी हीरो है, विक्रम ने जारी रखा। उसकी आवाज गहन गई। और अगर इस दुनिया में न्याय है तो एक दिन उसे वो मान्यता मिलेगी जिसकी वो हकदार है, मेरा मानना है। डॉक्टर गुप्ता अपनी सीट से उठे। वो दिन आज है। एक एक करके कमरे में हर कोई खड़ा हो गया। तालियां धीरे धीरे शुरू हुईं, फिर तेज हुईं, फिर एक जय जयकार बन गई जिसने दीवारों को हिला दिया। आन्या सार्वजनिक रूप से सिसकने लगी, अपने चारों ओर के प्यार से अभिभूत। श्रीमती थॉमस मंच पर आईं और आन्या के सिर पर ताजे फूलों का एक हार रखा। सबसे बहादुर लड़की के लिए जिसे मैं कभी मिली हूं, उन्होंने फुसफुसाया। उस रात उस अपार्टमेंट में जिसे वे आखिरकार बिना किसी डर के घर कह सकते थे, विक्रम ने आन्या को अपने बिस्तर पर सुलाया। हफ्तों में पहली बार दोनों दरवाजे पर अंगरक्षकों के बिना, बुरे सपनों के बिना सो सकते थे। पापा, आन्या ने कहा जब उसने उसे शुभरात्रि चूमा, क्या आपको लगता है कि ये दुनिया अब थोड़ी बेहतर है? विक्रम बिस्तर के किनारे पर बैठ गया, उसके बालों को सहलाया। मुझे लगता है कि दुनिया असीम रूप से बेहतर है क्योंकि तुम इसमें हो, क्योंकि तुमने हमें याद दिलाया है कि एक व्यक्ति, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, जब वो सही काम करने का फैसला करता है तो सब कुछ बदल सकता है। लेकिन क्या ये इसके लायक था? आन्या ने धीमी आवाज में पूछा। सारा डर, सारा दर्द। अपनी चारों ओर देखो। विक्रम ने उसके कमरे की दीवारों को ढके हुए पत्रों की ओर इशारा किया। आभारी लोगों से, बचाए गए मरीजों से, उसकी हिम्मत से प्रेरित बच्चों से पत्र। देखो, तुमने कितने जीवन को छुआ है, कितने लोगों ने हिम्मत पाई है क्योंकि तुमने इसे पहले पाया। जज खन्ना चल रहे हैं। आन्या मुस्कुराई। डॉक्टर गुप्ता ने अपना मोचन पाया। विक्रम ने जोड़ा, और तुम आजाद हो। आन्या ने उसे कसकर गले लगा लिया। क्योंकि आपने कभी हार नहीं मानी। विक्रम ने उसके माथे पर चूमा। क्योंकि तुमने मुझ पर तब विश्वास किया जब किसी और ने नहीं किया। 6 महीने बाद आन्या स्कूल के मैदान में अवकाश के दौरान थी जब एक छोटी लड़की झिझकते हुए उसके पास आई। क्या ये आप है? लड़की ने पूछा। वीडियो में वो लड़की जिसने जज को खड़ा किया था। आन्या मुस्कुराई। ये मैं हूं। तुम्हारा नाम क्या है? अंजलि, लड़की ने जवाब दिया। और मैं भी आपकी तरह बहादुर बनना चाहती हूं, लेकिन मुझे डर लगता है। आन्या अंजलि के स्तर पर घुटनों के बल बैठ गई। क्या तुम एक रहस्य जानती हो? मुझे भी डर लगता है। मैं हर दिन बहुत डरती थी, लेकिन मैंने एक महत्वपूर्ण बात सीखी। क्या? कि साहस डरना नहीं है, साहस सही काम करना है। तब भी जब तुम आतंक से कांप रही हो, ये उन लोगों की रक्षा करना है जिन्हें तुम प्यार करती हो। ये तब दृढ़ रहना है जब हार मान देना आसान हो। अंजलि ने बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा।
क्या मैं एक दिन आपकी तरह बहादुर हो सकती हूं? तुम अभी बहादुर हो सकती हो, आन्या ने अपना हाथ बढ़ाया। हर बार जब तुम सच बोलती हो, हर बार जब तुम किसी की रक्षा करती हो, हर बार जब तुम सही काम करती हो, तब भी जब ये कठिन हो तो वही साहस है। अंजलि ने उसका हाथ लिया और पहली बार मुस्कुराई, और उसी क्षण आन्या समझ गई कि यही वास्तव में महत्वपूर्ण है। पदक नहीं, मान्यता नहीं, बल्कि अगली बहादुर लड़की को अपनी आवाज खोजने के लिए प्रेरित करना। अपने पुनर्निर्मित क्लिनिक में डॉक्टर विक्रम दिन के अपने अंतिम मरीज की जांच कर रहे थे। दीवारें तस्वीरों से ढकी थीं, ठीक हुए मरीजों, फिर से मिले परिवारों, बचाए गए जीवन, और केंद्र में सोने में फ्रेम की हुई एक तस्वीर थी जिसमें आन्या अदालत में खड़ी होकर राकेश ओबेरॉय की ओर इशारा कर रही थी, जिसके नीचे लिखा था, एक लड़की जिसने दुनिया को बदल दिया। जज खन्ना ने अपनी पहली 5K मैराथन पूरी की, खुशी के आंसुओं के साथ फिनिश लाइन पार की। उनका बेटा रोहन उनके बगल में दौड़ रहा था, जैसे आन्या जिसने उनके साथ जाने पर जोर दिया था। डॉक्टर गुप्ता ने अपने बेटे की याद में एक फाउंडेशन की स्थापना की जो लाइलाज बीमारियों वाले बच्चों को मुफ्त देखभाल प्रदान करता है। उद्घाटन पट्टिका पर खुदा हुआ था, सभी बहादुर बच्चों की याद में, विशेष रूप से आन्या जिसने हमें सिखाया कि मोचन संभव है। और एक एकांत कारावास में डॉक्टर लीला वर्मा 80 साल की सजा काट रही थीं, जिसमें पैरोल की कोई संभावना नहीं थी। राकेश ओबेरॉय इसी तरह की सजा के साथ बगल के सेल में थे। लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि देश भर के स्कूलों में शिक्षक आन्या की कहानी सुनाते थे। वो लड़की जिसने एक भ्रष्ट व्यवस्था को चुनौती दी, वो लड़की जिसने अपने पिता को बचाया, वो लड़की जिसने एक लकवाग्रस्त जज को फिर से चलना सिखाया। और हर कक्षा में, हर अवकाश में, हर परिवार में बच्चे उस कहानी को सुनते थे और एक बुनियादी बात समझते थे कि एक बड़ा अंतर बनाने के लिए आपको बड़ा होने की जरूरत नहीं है, कि सही चीज की रक्षा के लिए आपको एक वयस्क होने की जरूरत नहीं है, कि एक छोटी आवाज जब सच बोलती है तो 1000 झूठ से ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है। उस रात शहर पर चमकते सितारों के नीचे आन्या अपने पिता के साथ अपने अपार्टमेंट की बालकनी पर खड़ी थी। उस फेटफुल तीसरे दिन के बाद से कई महीने बीत चुके थे जब अदालत में सब कुछ बदल गया था। पापा, उसने पूछा, अपना सिर उस पर टिकाकर, अगर आपको ये सब फिर से करना पड़े तो क्या आप करेंगे? विक्रम ने उसे और कसकर गले लगा लिया। हर दर्दनाक सेकंड, हर डरावना पल, हर आंसू, मैं ये सब फिर से करूंगा, अगर इसका मतलब है कि अब तुम्हारे साथ ये पल बिताना, एक साथ आजाद, विजयी। मैं भी, आन्या ने फुसफुसाया, क्योंकि मैंने सीखा है कि प्यार हमेशा जीतता है। शायद तुरंत नहीं, शायद आसानी से नहीं, लेकिन अंत में प्यार हमेशा जीतता है। और जब ऊपर के तारे चमक रहे थे, पिता और बेटी गले मिले, ये जानते हुए कि उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई लड़ी थी और जीत गए थे। इसलिए नहीं कि वे मजबूत थे, इसलिए नहीं कि वे होशियार थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कभी भी सही काम करने की शक्ति में विश्वास करना बंद नहीं किया। और ये अंत में वो सबक था जिसे दुनिया को याद रखने की जरूरत थी, कि एक बहादुर व्यक्ति दुनिया को बदल सकता है, खासकर जब वो व्यक्ति छोटा, दृढ़ और एक दिल इतना बड़ा हो कि प्यार कर सके, तब भी जब उन्हें नफरत करना सिखाया गया हो। हाँ, आप सब कहाँ से हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। अधिक जानकारी के लिए बने रहें, हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। अधिक जानकारी तो हम उसे व्यक्तिगत रूप से साझा करना चाहते हैं। हमें